हाय एवरीवन। टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हों आप तक वो ज़रूर पहुंचे। और दूसरी चीज़, आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। आपके जो भी क्वेरीज होती हैं आप वो ज़रूर हमें बताइएगा कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं टॉपिक से रिलेटेड, उसको ज़रूर देखा जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। अब ठीक है, बस इतना ही इंट्रैक्शन आई थिंक बहुत है। अब ये मेरी हर वीडियो में होगा तो फिर फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, अब आप इस टॉपिक को स्टडी कीजिए। थैंक यू। Hello everyone, and I welcome you all on Career Glow, and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. तो आपका जो आज का टॉपिक है ना, दैट इज़ ग्रोथ। और ये मैं टॉपिक बता देती हूँ कौन सा है। एक सेकेंड। हम लोग ना आज फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं क्योंकि हमारा फोर्थ चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है बहुत अच्छे से। एंड फोर्थ चैप्टर का पूरा समरी, पूरा 3 वीडियोस ऑलरेडी हम प्रिपेयर कर चुके थे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है ना, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेजेस। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चैप्टर का नाम शुरुआत में मेंशन कर दूंगी, लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर है एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से ही आता है और हम सबको पता है कि फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। तो चैप्टर का जो नाम है, सेम बुक ही हमारा चल रहा था जो हम कर रहे थे। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेजेस, कि डिफरेंट स्टेजेस में चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसे होता है। और दूसरी चीज़, आपको अभी आवाज़ आ रही होगी, पंखे की आवाज़ें, यहाँ पे बहुत तेज़ ज़्यादा गर्मी हो रही है। ये तो दिल्ली में तो गर्मी होती ही है वैसे भी, और इस बार थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए हमको थोड़ा पंखा चलाना पड़ा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आवाज़ में इशू आ सकता है। लेकिन आप लोग कंटेंट पे फोकस करेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। इसको आप इग्नोर करने की कोशिश करो जितना हो सके। सो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेजेस। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? विकास, यानी कि विकास हो रहा है बच्चों का, वो भी डिफरेंट स्टेजेस में, अलग अलग स्टेजेस में हो रहा है। क्योंकि देखो, हम हर जैसे हमेशा तो नहीं रहते, हम हमेशा स्टेजेस में बड़े होते हैं। स्टेजेस का मतलब है कि सबसे पहले हम एकदम छोटे बेबी होंगे, इन्फेंट होंगे। उसके बाद फिर हम इन्फेंसी के बाद जो 0 to 2 का पीरियड होता है इन्फेंसी का, उसके बाद हम और बड़े होंगे, हम अपने अर्ली चाइल्डहुड में पहुंचेंगे, मिडिल चाइल्डहुड में पहुंचेंगे, लेटर चाइल्डहुड में पहुंचेंगे। उसके बाद एडोलसेंस का पीरियड आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा एडल्टहुड वाला पीरियड आ जाएगा। तो ऐसे हम स्टेजेस में बटे होते हैं। पर स्टेजेस तो ये ठीक है, लेकिन जो आपको सबसे पहला क्वेश्चन आने वाला है, दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो, जिसमें से अभी तो हम ग्रोथ समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे डेवलपमेंट, फिर डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो समझेंगे। इसको भी हम 3 पार्ट्स में लेकर के आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं, एक इंट्रोडक्टरी चीज़ से शुरुआत करते हैं, विच इज़ प्लांट। देखो, एक प्लांट होता है, राइट, एक प्लांट होता है। अब ये प्लांट का क्या काम होता है, मतलब एक छोटा सा सीड होता है, ठीक है। सीड को आप सो करते हो किसके अंदर, एक मिट्टी में, एक सॉइल में आप जो सीड होता है उसको आप सो करते हो। सो का मतलब है बोना। और जब आप बोते हो, उसमें पानी डालते हो, उसको सनशाइन मिलती है प्रॉपर, मतलब उसको सन की जो लाइट होती है वो सब कुछ मिलती है। फिर वो धीरे बड़ा होता है, बड़ा होता जाता है, मेच्योर होता जाता है। पहले इतना छोटा सा बीज होता था, अब वो इतना बड़ा पौधा बन चुका है, यानी कि इसका हाइट इंक्रीज हो चुका है, जो हम देख सकते हैं, विच कैन बी विजिबल। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो प्लांट है वो ग्रो कर रहा है, आप उसको देख सकते हो ग्रो करते हुए, कि एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पौधा बन गया, फिर देखते ही देखते वो एक बहुत बड़ा सा ट्री बन जाता है। सो कहने का मतलब ये है कि ट्री बनना, एक छोटे से बीज से लेकर के एक बड़ा सा ट्री बनना, इसी को तो हम ग्रोथ कहते हैं। यही ग्रोथ है विच कैन बी सीन, जो कि विजिबल है, जो आप देख सकते हो। सिमिलरली एक और एग्जांपल चाहो तो आप लिख सकते हो, जिससे कि आप शुरुआत करोगे ग्रोथ की, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है। तो बच्चा भी ऐसे ही ग्रो करता है जैसे कि एक प्लांट ग्रो कर रहा है। तो हमने भी प्लांट का पॉइंट समझा कि एक छोटे से बीज से, एक सीड से, जब आप उसको सो करते हो सॉइल के अंदर, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हो, पोषण देते हो, उसका ख्याल रखते हो, सनलाइट अगर बहुत ज़्यादा तेज़ है तो उसको बचाते भी हो, कवर भी करते हो, और उसके बाद वो एक बड़ा सा ट्री बन जाता है देखते ही देखते। तो ये ग्रोथ का डेफिनेशन है, जिसमें आपको जो ग्रोथ दिखाई दे रही है वो, मतलब इसमें क्या है, प्लांट का वेट भी बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ट्री बन जाएगा, तो वो सीड से ज़्यादा भारी है। या फिर एक प्लांट जो है अपने बुशेस के साथ, जो उसकी झाड़ियाँ निकली हुई हैं, या उसकी जो ब्रांचेस हैं, या जो उसकी लीफ हैं, कहीं ना कहीं एक सीड से ज़्यादा भारी होगा। तो कहने का मतलब है ग्रोथ यही होती है, जिसके अंदर हम लोग हाइट में इंक्रीज़ देखते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो प्लांट हो। भारपन इंक्रीज़ होता है, चाहे वो बच्चा हो या प्लांट हो, ये सब देखा जा सकता है। फिर एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है जो कि हम ह्यूमंस के लिए है, कि हम किसके मिक्सचर से बने हैं बेसिकली। एक तो चाहिए था, कहने का मतलब ये है कि जो ये फर्टिलाइज्ड ओवम है, ठीक है, ये फर्टिलाइज्ड कैसे हुआ है।
स्पर्म एंड जो एग सेल है उनके मिलने से हुआ है, उनके कॉम्बिनेशन से हुआ है, राइट। तो जब ये कॉम्बिनेशन या ये जो कॉम्बो था ये कुछ टाइम के बाद एक प्रोसेस के थ्रू होकर के जाता है विच इज़ अ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से हमको मिलता है फर्टिलाइज्ड ओवम, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जाइगोट का हिंदी अभी मैं बोल रही हूँ, लेकिन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। सो एक फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद यानी कि एग सेल एंड स्पर्म सेल के मिलने से एक जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, उसके बाद एक मल्टी सेलुलर, धीरे धीरे उसमें सेल्स में डिवीजन होता जाता है और एक मल्टी सेलुलर इंसान आपको मिल जाता है, यानी कि एक बेबी बॉर्न हो जाता है। सो एक फर्टिलाइज्ड ओवम के बाद एक एम्ब्रियो की स्टेज आती है, ठीक है। एम्ब्रियो की स्टेज आती है, उसके बाद एक फीटल स्टेज आती है, और एम्ब्रियो जब फॉर्म हो जाता है फिर उसको न्यूट्रिशन मिलता है धीरे धीरे, फिर 36 वीक्स के बाद एक बेबी बॉर्न होता है, राइट। तो ये ग्रोथ ही है कि कैसे एक तरीके से दो सेल से मिलकर के एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है बन जाता है। मतलब दो सेल्स चाहिए, एग सेल चाहिए, स्पर्म सेल चाहिए, उसके बाद एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा जो कि सिंगल सेल होगा, उसके बाद धीरे धीरे एक पूरा एम्ब्रियो फॉर्म होकर के पूरा बेबी मल्टी सेलुलर बन जाएगा। तो ये भी तो ग्रोथ है। तो आप अपने ग्रोथ के जो टॉपिक आएगा ना उसकी शुरुआत में ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब हमें धीरे धीरे कुछ चीज़ें समझ आ गई हैं कि जो वृद्धि है, जो ग्रोथ हो रहा है, उसके अंदर क्या होता है। सबसे पहली चीज़ हम किसको कहेंगे कि वृद्धि हो रही है या ग्रोथ हो रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आप मान के चलिए कि जैसे एक बच्चा है, ठीक है, धीरे धीरे उसके जो हाथ पैर हैं, राइट, उसमें क्षमता का विकास होता है, उसमें कुछ एबिलिटीज़ आती हैं, कुछ एबिलिटीज़ आती हैं जिनको हम क्षमता कहते हैं। सो बेसिकली ग्रोथ का मतलब होता है जब आपका बॉडी बढ़े, ठीक है, आपका जो होल बॉडी है वो बढ़े। जैसे जब बच्चा बेबी बहुत छोटा होता है, धीरे 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 वो एक फुल ग्रोन अप में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी वजह से? ग्रोथ की वजह से। वृद्धि उसके पीछे कारण है। तो आपके बॉडी का ग्रोथ होता है। कैसे कैसे होता है बॉडी का ग्रोथ? आपका वेट में आप बढ़ सकते हैं एंड आपकी हाइट में आप बढ़ सकते हैं। किस में बढ़ सकते हैं? वेट में बढ़ सकते हैं और हाइट में बढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली चीज़ धीरे धीरे आप ग्रो करेंगे। एक छोटे बेबी से आप बड़े बेबी में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। आप एकदम 0 to 2 मतलब जो आप पहले दिन थे वो आप 40वें दिन नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपका ग्रोथ होगा, ठीक है। आपका ग्रोथ होगा, आपके बॉडी पार्ट्स का ग्रोथ होगा, ठीक है। तो इसके अंदर ग्रोथ में हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी के शेप्स में, आकार में चेंजेस आते हैं, उसके भारपन में चेंजेस आते हैं, और हमारे मसल यानी कि हमारी जो मांसपेशियाँ उसमें भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। और एक DSSD में एक क्वेश्चन भी आता है कि जब बॉडी के अंदर ना एडोलसेंस वाली एज में थोड़े से और हमें मिडिल चाइल्डहुड या नहीं लेटर चाइल्डहुड में एंड थोड़े एडोलसेंस में हमको ना बॉडी पेन भी होता है बच्चों को। क्यों होता है? क्योंकि बॉडी जो है वो ग्रो कर रही होती है। वो हमारे जो मसल्स है, हमारे जो स्केलेटल बोन है, जो बोन्स है ना, वो भी थोड़ी सी बढ़ रही होती है, इसलिए क्योंकि हमारा तभी तो हाइट इंक्रीज़ होगा, तभी तो सारी चीज़ें होंगी। तो ये ग्रोथ है विच कैन बी सीन। तो देखो यहाँ पे लिखा है ग्रोथ को ना, वृद्धि को नापा जा सकता है। आप अपना वेट मेजर कर सकते हैं ना, तो नापा जा सकता है, नापा जा सकता है इन द सेंस कि आपका हाइट इंची टेप से आपका हाइट को नाप लिया गया है। इंची टेप से, इंची टेप जो होती है आपके इंचेस आपके हाइट को नाप लिया गया है, दैट इज़ नापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, तोला जा सकता है। जैसे कि वेट को हम मतलब तोलते हैं ना, तो तोला जा सकता है और देखा जा सकता है। क्या देखा जा सकता है? विच कैन बी सीन ईजिली। आप अपने आप को ग्रो होते हुए देख सकते हो, ठीक है, कि अभी हमारी इस एज पर हमारी इतनी हाइट थी, इस एज पर आकर के अब हमारी हाइट जो है इतनी हो चुकी है, राइट। तो ग्रोथ के अंदर, वृद्धि के अंदर एबिलिटी यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप ग्रो करोगे आपका हाइट बढ़ेगा, राइट, आपका वेट भी बढ़ेगा, ठीक है, और आपके मसल में चेंजेस आएंगे, मांसपेशियों में चेंजेस आएंगे, तो अल्टीमेटली आपकी क्षमताएं भी इंक्रीज़ होंगी। क्षमताएं कहने का मतलब है कि पहले जो बच्चा, जैसे मेरे पास अभी जो ये बॉटल है, पहले जो बच्चा इस बॉटल को इस तरीके से उठाता था, ऐसे करके उठाता था, दोनों हाथों की मदद से उठा रहा है, वहीं अब बच्चा उसको एक हाथ से उठा सकता है, और थोड़े समय के बाद जब आपकी उंगलियां उस तरह से काम करने लग जाएंगी तो आप इन दोनों को आप दो जो फिंगर्स है उससे भी उठा सकते हो। तो ये एबिलिटी यानी कि क्षमताओं में आपका विकास होगा। जैसे जैसे ग्रोथ करोगे ना, आपकी क्षमताएं में वृद्धि होगी, आपकी क्षमताओं का विकास होगा, राइट, आपका बॉडी का विकास होगा, आपके आकार में चेंजेस आएंगे। जैसे हम पहले थे वैसे हम अब नहीं रहते हैं। जैसे कि शेप्स की अगर मैं बात करूँ तो जो बच्चा थोड़ा सा न्यू बॉर्न होता है ना, तो वो थोड़ा सा उसका पॉट बेलेड होता है। पॉट बेलेड का मतलब ये है कि उसका पेट ना थोड़ा सा आकार उसका बाहर आया हुआ होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो थोड़ा स्लेंडर, थोड़ा पतला शेप ले लेता है। धीरे धीरे उसकी हाइट इंक्रीज़ होती है, क्योंकि ग्रोथ में ये भी चीज़ दिखी हुई है कि आपकी
आपकी हाइट इंक्रीज़ होगी यानी कि आपका कद बढ़ेगा तो भार अपने आप कम हो जाएगा, ऐसा भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ग्रोथ था। बेसिकली आपकी क्षमताएं में विकास होता है, जैसे जैसे आपके बॉडी के पार्ट्स बढ़ते हैं उनके अंदर क्षमताएं आती हैं, आप और अच्छे से चीज़ें कर पाते हो, कि मसल में चेंज आते हैं, वेट में चेंज आता है, आकार में चेंजेस आते हैं, आप ग्रोथ को, वृद्धि को नाप सकते हो, तोल सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, सोरेनसन एक हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, मतलब इन्होंने एक डेफिनेशन दी है। तो इन्होंने कहा है कि ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है, उसको बड़ा और भारी होना बताया है, कि ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना यानी कि इंक्रीज़ होना हाइट में, और भार में इंक्रीज़ होना ही ग्रोथ होता है। ये उनका डेफिनेशन। आप चाहो तो इसको भी इसके साथ इंक्लूड कर सकते हो, इस पूरे चीज़ के साथ, और चाहो तो ना भी कर सकते हो। अगर नहीं याद रहेगा तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो HV मेरिडिथ हैं, उन्होंने, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ उनके नाम को, तो इन्होंने कहा है कि ग्रोथ के अंदर साइज़ में चेंजेस आते हैं। साइज़ यानी कि हमारी हाइट जो थी पहले कम थी तो अब वो बढ़ गई है, तो साइज़ में चेंज आ चुका है, यानी कि कोई चीज़ इतनी थी तो अब वो इतनी हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि पहले हम छोटे से थे, इतने से थे, उसके बाद हम धीरे धीरे बड़े होंगे तो हमारे साइज़ में चेंजेस आए होंगे, आकार में परिवर्तन आया होगा, नंबर में चेंज आए होंगे। नंबर का मतलब यहाँ पर इस चीज़ से है कि जैसे पहले हमको बताया जाता है कि जब हम एकदम न्यू बॉर्न थे तो 300 हड्डियों के साथ पैदा हुए थे, उसके बाद 206 हो जाती हैं। बच्चों की शायद 300 के करीब कुछ हड्डियाँ होती हैं, क्योंकि कुछ हड्डियाँ जो हैं आपस में फिर बाद में जुड़ के एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग को बना लेती हैं। तो नंबर्स में चेंजेस आते हैं, साइज़ में चेंजेस आता है, काइंड में, कि किस तरीके का हमारा पोर्शन था बॉडी का, उसमें चेंजेस आते हैं, किस तरीके की हमारी बॉडी थी, पोजीशंस में चेंज आते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारा हार्ट, ब्रेन वगैरह और ये लिवर वगैरह ये सारी चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम बढ़ते जाते हैं तो इनकी पोजीशंस जो हैं, इनके कोण जो हैं वो सेट होते जाते हैं। एंड रिलेटिव साइज़ का मतलब, हम हिंदी में इसको रिलेटिव साइज़ को हम कहते हैं, रिलेटिव का मतलब है इसकी रिलेशन में, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो हमारा सर जो है हमेशा छोटा रहेगा एज़ कम्पेयर टू हमारा पैर। ठीक है, हमारे पैर, हमारे जो लेग्स होते हैं वो बढ़ते हैं, हमारे जो लेग्स होंगे वो बढ़ते रहें, मतलब बढ़ते तो नहीं रहेंगे बट हमारे लेग्स बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे हेड से, हमारा जो सर है उससे, तो उसको रिलेटिव साइज़ कहते हैं। तो बेसिकली अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन को देखा है कि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, वृद्धि का अर्थ क्या है, उसका विकास क्या है, ये बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है। तो मैंने सोचा सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन तो आने ही वाला है, यहीं से आने वाला है। तो वृद्धि के बारे में इन्होंने ये बताया कि मानव शरीर के बहुत सारे अंगों का, जितने भी उसके अंग हैं, जितने भी उसके ऑर्गन्स हैं, उनका विकास होता है इसके अंदर। ठीक है, और हमारे अंदर वो कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी वगैरह, इन सब का भी विकास हो जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में, हमारे आकार में, भार में वृद्धि होती है। शरीर यानी कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं और हमारा जो आकार है, हमारा जो शेप है, हमारा जो साइज़ है, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फिर हमने हर्बर्ट सोरेनसन और जो ये HV मेरिडिथ है उनके बारे में पढ़ा, और HV मेरिडिथ 5 चीज़ें बताते हैं कि क्या वो 5 चेंजेस आते हैं ग्रोथ में। तो साइज़ में चेंज आता है, नंबर में चेंज आता है, काइंड में चेंज आता है। काइंड का हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल। सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने बताया है कि परिवर्तन आता है किन चीज़ों में। एक तो आपका हो गया साइज़ में चेंजेस आ रहा है, जैसे कि मानव जो है वो उसके आकार में परिवर्तन होता है, पहले वो छोटा होता है फिर वो बड़ा होता जाता है। उसके बाद नंबर में चेंजेस आते हैं, जैसे कि पहले हम 2 कोशिका यानी कि 2 सेल से मिलकर के बने थे, या हम पहले सिंगल सेलुलर थे, उसके बाद धीरे धीरे हम मल्टी सेलुलर में चेंज हो जाते हैं। फिर बोन्स का भी यही होता है। फिर काइंड के अंदर क्या बताया कि हड्डियों में परिवर्तन आता है, ये काइंड में हड्डियों में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। पोजीशंस में, कोण में, हमारे जो अंगों की स्थिति होती है, यानी कि हमारे जो ऑर्गन्स का पोजीशन होता है उसमें चेंज आते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है, रिलेटिव का हिंदी सापेक्ष कहते हैं। सापेक्षित मतलब सिर जो है टांगों की अपेक्षा छोटा होता है, सर हमेशा छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू पैर जो हमारे होंगे। तो ये ग्रोथ का हो गया। एक बार हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या हमने पढ़ा कि ग्रोथ हर चीज़ में हो रही है, जैसे कि एक तरीके से देखा जाए तो प्लांट आप शुरुआत कर सकते हैं कि एक पौधा जो होता है वो भी एक छोटा सा बीज होता है, उसके बाद वो एक बड़ा सा ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ग्रोथ है, आप इसकी ग्रोथ को देख सकते हो, इसको नापा जा सकता है प्लांट को कि इतना छोटा था फिर अब इतना बड़ा हो गया, इसको नापा जा सकता है, इसको तोल के देखा जा सकता है। हालांकि और अगर हम अपनी ह्यूमंस की बात करेंगे तो हमें भी नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, वेट मेजर किया जा सकता है। हमारे शेप्स में डिफरेंस आता है, हमारे आकार में परिवर्तन होता है, हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, हमारी मांसपेशियों में चेंजेस आता है। ठीक है, और नापा तोला देखा जा सकता है। और सोरेनसन ने ग्रोथ को बताया कि कि आप बड़े हो जाते हो और भारी हो जाते हो। एंड साथ ही साथ जो आपका जो HV मेरिडिथ है उन्होंने बताया है कि साइज़ में चेंजेस आते हैं, नंबर में चेंज आता है, कि हम एक सिंगल सेल से एक मल्टी सेलुलर में कब चेंज हो गए और हमारे सेल्स जो हैं वो रैपिड डिवीजन करने लगते हैं धीरे धीरे। उसके बाद पोजीशंस में चेंज आते हैं, हमारे ऑर्गन्स की पोजीशंस चेंज होंगे, उनका कोण चेंज होगा। एंड रिलेटिव साइज़ का मतलब यहाँ पर सिंपल हो गया
रिलेटिव साइज़ का मतलब है कि हमारा जो सर है हमेशा छोटा रहेगा एज़ कम्पेयर टू हमारे पैर। और ये वाला भी चीज़ हम अच्छे से बता चुके थे, ठीक है, कि कैसे हम एक फर्टिलाइज ओवम से फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर एम्ब्रियो बनता है जिसको भ्रूण कहते हैं, उसके बाद एक फिर बेबी बनेगा, मतलब इसको भ्रूण कहते हैं, नहीं एम्ब्रियो को देखना पड़ेगा क्या कहते हैं हिंदी में। उसके बाद एक एम्ब्रियो के बाद एक फीटल स्टेज आती है, उसके बाद बेबी आ जाता है। सो बेसिकली ये ग्रोथ का डेफिनेशन था। अब हम देखेंगे कि क्या है। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं कि जैसे ये देखो, एक बीज डाला होगा सॉइल के अंदर, एक बीज को सो किया होगा, उसके बाद धीरे धीरे वो एक प्लांट बन गया होगा। और आप देखो ये जो इसकी स्थिति है वो इससे काफ़ी डिफरेंट है, और जब एक पेड़ बन जाएगा तो वो और ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, तो वो और ज़्यादा थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, राइट। तो ये क्या है, ग्रोथ है, वृद्धि है, कि कैसे एक छोटे से बीज से एक बहुत बड़ा सा पौधा जो है वो बन चुका है। दूसरा है ये शेप्स है, ठीक है, हमारी शेप्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। सिंपल है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई मोटा होता है, कोई छोटा एंड मोटा दोनों होता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी बॉडी का शेप कैसा है, साइज़ कैसा है, राइट। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये है फीटल डेवलपमेंट। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है कुछ भी, इसकी ज़रूरत ज़्यादातर ये DSSB के एग्ज़ाम से पूछने लग गया है आजकल बहुत ज़्यादा, मतलब जो बोलते हैं ना जिसको क्या बोलते हैं, प्री जो बच्चा पैदा नहीं होता, प्री बर्थ वाली जो स्टेज होती है उससे पूछ लेते हैं सादा क्वेश्चंस। तो एक फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, एग फर्टिलाइज कैसे हुआ है, स्पर्म एंड ओवम के मिलने से एक फर्टिलाइज्ड एग बनता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। फिर धीरे धीरे ये इसमें रैपिड सेल डिविजन्स होते हैं, देखो 2 सेल होता है, फिर 4 सेल, 8 सेलुलर, 16 सेलुलर, उसके बाद धीरे धीरे फिर एक बेबी का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही ग्रोथ होती है, यही ग्रोथ के अंदर चीज़ें थी, ठीक है। फिर अब हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, दैट इज़ कि ग्रोथ की ना कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रिंसिपल्स कह लो, या आपको लिखने के लिए आएगा कि ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा और बताइए। ये सब कुछ बुक से हो रहा है, ये DSSB PRT के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको शुरू करने वाले तो उसके लिए भी ये मतलब ये फाउंडेशन क्लास एज समझ लीजिए। और या तो फिर आप अगर KV के लिए जा रहे हैं तो भी, CTET के लिए जा रहे हो तो भी, ये हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे DLED हो चाहे BEd हो। मैं पहले ही बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ कि ये टॉपिक्स चेंज नहीं होने वाले, कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होने वाले। अब आ जाओ वृद्धि यानी कि ग्रोथ निरंतर नहीं होती, एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है, ये इसका प्रिंसिपल है। क्योंकि अभी हमें डेवलपमेंट और ग्रोथ में भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो आप समझ लो कि ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है। अब देखो, एक सर्टन एज के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती, ठीक है, 21 के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन 25 के बाद आप देख लेना, आप जैसे पहले थे ना, आप जैसे मान लो जो आप 24 में थे वही आप 25 में भी होंगे, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 30 में भी होंगे, ठीक है। तो ग्रोथ हमेशा नहीं होती, एक समय के बाद आके रुक जाती है, ठीक है, एक समय के बाद आकर के रुक जाती है ग्रोथ। जैसे कि हाइट वगैरह की ग्रोथ हो गई, ऑर्गन्स की हो गई, ऑर्गन भी एक साइज़ लेने के बाद वो रुक जाते हैं, राइट। सो ग्रोथ जो है वो निरंतर नहीं होती, एक टाइम के बाद आकर के रुक जाती है। ग्रोथ की गति एक जैसी नहीं हो सकती सब लोगों में, देखो सभी लोग बहुत ज़्यादा अलग हैं, ठीक है। हो सकता है कि कोई जो इंसान है वो ज़्यादा हाइट ले गया हो, वो मतलब पहले ऐसा होता हो कि वो, जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, स्कूल्स में जैसे हम मान लेते हैं कि जो छोटे बच्चे होते थे, छोटे इन द सेंस कि जो हाइट में छोटे होते थे, उनको आगे लाइन पे खड़ा किया जाता था, और जो लंबे होते थे उनको धीरे पीछे खड़ा किया जाता था, राइट। मान लो कि जो बच्चा सबसे आगे खड़ा होता था, एडोलसेंस आने पर, क्योंकि रेट तो सेम नहीं है, सारे बच्चे अपने अपने लेवल पे बढ़ रहे हैं, पर वो नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन जैसी एडोलसेंस आती है उसकी हाइट एकदम शूट अप हो जाती है, एकदम वो बढ़ जाता है। सो रेट सबके लिए एक जैसा नहीं होता, जो किसी हर एक अपनी स्पीड से बढ़ता है, ठीक है। इस और रेट या ग्रोथ का ये जो डिपेंडेंस है ये हेरिडिटी पे तो होता ही है कि आपके मम्मी पापा की हाइट क्या है, उस तरीके की हाइट हमको मिलेगी, लेकिन ये हमारे न्यूट्रिशन के ऊपर भी बेस्ड हो सकता है। हालांकि कहीं ना कहीं हेरिडिटी जो है वो सब कुछ फिक्स्ड कर देती है कि इतनी ही बढ़ सकती है, और आप फिर खाना पीना खाओ और वो तक आपकी रेट, आपकी जो हाइट है वो बढ़ जाएगी। तो रेट जो है वो एक जैसा नहीं होता सब में, इट स्टॉप्स आफ्टर सर्टन एज। तो ये ग्रोथ के बारे में ही बताया है, ग्रोथ के बारे में भी बताया गया है कि एक सर्टन एज के बाद ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, ठीक है। और इन्फेंसी में ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। इन्फेंसी का मतलब है जब बेबी छोटा होता है ना, जब बेबी 1 दिन का होता है, या 0 to आप 2 ईयर्स कह लो, 0 to 2 ईयर्स अगर आप कह लो ना, तो उसमें बहुत रैपिडली ग्रोथ होती है, बच्चा बढ़ता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे इन्फेंसी मतलब जैसे आप पहुंचते हो 4 साल के अराउंड पहुंचते हो, या 5-6 साल में धीरे धीरे वृद्धि होती है, लेकिन एडोलसेंस में फिर ज़्यादा हो जाती है। सो मतलब ग्रोथ जो है ना वो निरंतर नहीं होती, पहली बात तो हमेशा नहीं होती रहती है, एक टाइम के बाद आके रुक जाती है, फिर दोबारा से हो सकती है, लेकिन उसके बाद एक और समय आता है 20s का 30s का समय आता है जिसमें ग्रोथ फिर नहीं होती है, वो रुक जाती है। एंड यहाँ पे क्या लिखा है, इन्फेंसी में ग्रोथ रेट बहुत फास्ट होता है, फिर स्लो हो जाता है, फिर एडोलसेंस में फास्ट हो जाता है। सो ये कुछ इस तरीके से जाएगा कि मतलब पहले
ग्रोथ नहीं हो रहा है, फिर हो रहा है, फिर एक बार नहीं हो रहा है, फिर बहुत ज़्यादा हो रहा है एडोलसेंस में, ठीक है। फिर आता है ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी का मतलब है कि हमें अपने माता पिता से कितनी हाइट मिली है, क्या मिला है हमें अपने माता पिता से, वो सब कुछ डिपेंड करता है। अगर फैमिली हिस्ट्री रही है कि उसमें थोड़े से लोग ओबीज़ हैं और अगर आपने अपना इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रखा तो कहीं ना कहीं आपके जो मतलब वो जो जीन्स होता है ना उसमें वो चीज़ आ जाएगी और आप ऐसे ही रहोगे, चबी से रहोगे, राइट, थोड़े से हेल्दी से रहोगे। सो और हाइट का भी यही है कि अगर आपके मॉम एंड डैड या माता पिता की हाइट जो है वो थोड़ी छोटी है तो आप भी फिर उस तरीके से होंगे, आपके ऊपर भी उस चीज़ का असर पड़ेगा, क्योंकि वो जेनेटिक है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते ना। जेनेटिक वैसे चेंजेस आ सकते हैं, वैसे अगर आप चाहो तो आजकल ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ रही जिनसे कि जेनेटिक आप चेंज कर सकते हैं, अपने जीन्स में परिवर्तन कर सकते हैं। कोई बाहरी बीमारी हो रही है या बच्चे को होने वाली है तो वो चेंजेस कर सकते हैं। बट ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ग्रोथ जो होती है वो हेरिडिटी की हमें अपने मम्मी पापा से क्या मिला है और इन्वायरमेंट से हमें न्यूट्रिशन क्या मिल रहा है, स्ट्रेस तो नहीं है इन्वायरमेंट में, उसका भी हमारे ग्रोथ के ऊपर असर पड़ता है, राइट। तो ये चीज़ थी ग्रोथ के बारे में। अब एक बार ये देख लेते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का बहुत असर पड़ता है। जैसे कि अगर ये फोटो देखें तो ये डैड है, ये सन है और ये मॉम है। आप देखो कि मॉम से बच्चे को क्या मिला है, हेयर मिल गया है, मॉम की आपको हाइट मिल गई है, ठीक है, और पिताजी की आपको आंखें मिल गई हैं और ईयर्स भी मिल गया है। इस बच्चे को पिताजी की आंखें और ईयर्स मिला है जबकि मम्मी से हेयर मिले और हाइट मिली है। सो इन्फ्लुएंस तो होता है हेरिडिटी का। हेरिडिटी मतलब जो हमारे माता पिता हैं एक तरीके, और आप इनका कॉम्बिनेशन भी देखो, आप इनके कपड़ों का कॉम्बिनेशन देखो। पापा की टी शर्ट जो है वो ब्लू कलर की है और ये जो ग्रीन कलर का है ये ब्लू है, ग्रीन है, और आप भी इसी लगभग इसी कॉम्बिनेशन के होंगे, इनसे अलग नहीं हो सकते हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन के होंगे, ठीक है। सो इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बच्चे के ऊपर हेरिडिटी, मम्मी पापा के जीन्स का, वो कैसे रहे हैं, वो कैसे दिखते हैं, उसका असर पड़ता है। तभी हम कुछ ना कुछ हल्के से सिमिलर दिखते हैं अपने मम्मी पापा से। बोलते हैं ना कि अपने पिताजी पर गया, आपकी माता जी पर गया, इसकी आवाज़ पिताजी के जैसी है, तो हेरिडिटी का खेल है। और इसके बाद इन्वायरमेंट यानी खाना पीना, स्ट्रेस तो नहीं है इन्वायरमेंट में, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर ये देखो ये कैसी सिचुएशन है, इसमें बच्चा ऐसे करके खड़ा बैठा है, दैट मीन्स कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, इसका भी बच्चे पर असर पड़ेगा, इसका डेवलपमेंट हैम्पर हो सकता है। डेवलपमेंट विकास की बात हम बाद में करेंगे, पर ग्रोथ भी, जैसे मान लो बच्चे को खाना नहीं दिया तो, ऐसी झगड़ों की वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो, और यहाँ पे साथ में जो बच्चों के साथ खेल रहे हैं ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। कंड्यूसिव अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए ताकि बच्चे का ग्रोथ हो सके। इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो अच्छा खाने पीने पर, न्यूट्रिशन वगैरह पे ध्यान दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी, ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है, ठीक है। फिर एक और चीज़ देख लेते हैं, आई थिंक ये ग्रोथ का लास्ट पॉइंट है, उसके बाद डेवलपमेंट शुरू करेंगे हम कि डेवलपमेंट होता क्या है। देखो ग्रोथ में मैंने क्या बताया था आपको, विच कैन बी इजीली सीन। ग्रोथ आपको इजीली दिखाई दे सकती है, जैसे कि आप ये देखो, जैसे कि पहले वेट आपका जो था वो 50 था, आज के टाइम पे आपका वेट जो है यहाँ पे 90 दिखा रहा है, बट हम मान लेते हैं 70 है, 75 है, या फिर पहले आपका वेट 27 कभी रहा होगा, 20 रहा होगा, और आज आपका वेट 47 या 45 है, कुछ इस तरह का वेट है, या 50 है, 55 है, कुछ भी है। तो ये क्वान्टिटेटिव है, आप इसको क्वान्टिटी में नाप के देख सकते हो, आप इसको क्वान्टिटी में नाप के देख सकते हो, ये नंबर्स में मेजर किया जा सकता है कि पहले 20 था, अभी 25 हो गया है, अभी 45 हो गया, अभी 47 हो गया है, उसके बाद 50, कभी 60, 70, 80 ऐसा कुछ हो गया अकॉर्डिंग टू योर हाइट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एज और हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट मेंटेन होना चाहिए। तो एक क्वांटिटेटिव है विच कैन बी मेजर, आप इसको मेजर कर सकते हो। ग्रोथ कैन बी मेजर, मेजर का मतलब क्या है, इसको नापा जा सकता है, जो हमने पढ़ा था ना, नापा और तोला जा सकता है, ठीक है। तो उसको नापा जा सकता है, ये हाइट है, ये भी क्वांटिटेटिव है, आप इसको मेजर कर सकते हो, नंबर्स में ही आएंगे। किसी की पहले 140 हाइट थी तो अब 150 हो चुकी है, मतलब उसमें बता रही हूँ आपको, सेंटीमीटर्स ही हैं या क्या इंच है। और ये फीट वगैरह होता है कि पहले कोई 4 फीट था, अब वो 5 फीट हो चुका है, 5 फीट 5 इंच ऐसा कुछ हो चुका है, तो ये सब है। तो 140 इंचेस, 137, 150 ऐसे करके आप जा सकते हो, तो ये मेजर किया जा सकता है। ग्रोथ का एक जर्नल पैटर्न होता है। अब देखो जर्नल पैटर्न से हमें लगता है कि सब जगह पे तो देखो रेट भले ही अलग है, कि कोई बच्चा किसी तरीके से बढ़ रहा है, किसी रेट से बढ़ रहा है, किसी गति से बढ़ रहा है, कोई बच्चा किसी गति से बढ़ रहा है, पर जर्नल पैटर्न का मतलब ये है कि ग्रोथ का एक पैटर्न होता है। अगर कहा गया है कि सबसे पहले बच्चे के जो दूध के दांत हैं वो टूटेंगे, तो भाई पहले वो ही टूटेंगे, क्योंकि एक जर्नल पैटर्न है। एक जर्नल पैटर्न है कि सबसे पहले कहा गया है कि दूध के दांत टूटेंगे, तो दूध के दांत टूटेंगे, उसके बाद थोड़े समय के लिए ये हिस्सा खाली रहेगा क्योंकि दांत अब उस समय ग्रो कर रहे होंगे, और उसके बाद जब आप मिडिल चाइल्डहुड में पहुंचोगे, 5 और 6-7 साल में पहुंचोगे, जो कि मिडिल चाइल्डहुड होता है, उसके अंदर आपके दांत जो है वो एडल्ट टीथ का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक जर्नल पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है, एक पैटर्न है इसका। भले ही ये किसी में 10 दिन पहले हो, 1 साल बाद हो,
किसी में 2 महीने पहले, 6 महीने पहले हो जाए, लेकिन ये होगा ऐसा ही, इसका पैटर्न यही है। इसका रेट घटता बढ़ता रह सकता है कि कोई बच्चे के दूध के दांत जल्दी टूट गए, किसी बच्चे के दूध के दांत जो है 1 महीने के बाद टूटे, पर टूटेंगे ज़रूर, या फिर है वो पैटर्न वही चलेगा, ग्रोथ का ही होता है वो सब कुछ। तो ये क्या है, ये जर्नल पैटर्न है। इसके अलावा बच्चा पहले ही दिन डैडी मम्मी या पापा ये सब बोलना शुरू नहीं कर देगा, जर्नल पैटर्न पे चलेगा। और जर्नल पैटर्न का मतलब ये है कि सबसे पहले वो बैबल करेगा, नहीं सबसे पहले वो क्या करेगा, रोएगा, कूइंग करेगा, ठीक है, उसके बाद वो बैबलिंग करेगा, जो कि 6 महीने की स्टेज होती है। तो एक जर्नल पैटर्न होता है। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। ये क्वेश्चन डिटेबलाइज में भी कई बार पूछा गया है। मेल एंड फीमेल में डिफरेंस होता है, ठीक है। मेल के हाइट, भार में, वेट में डिफरेंस होगा, एंड फीमेल के बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। ये ग्रोथ का पॉइंट है कि दोनों में डिफरेंस आता ही है, ठीक है। देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ एंड कैन बी सीन इजीली। देखो कैन बी सीन इजीली मतलब इसको आसानी से देखा जा सकता है, जो ग्रोथ हो रही है उसको देखा जा सकता है। आपकी हाइट इतने से इतनी बढ़ चुकी है, आप उसको देख सकते हो। आपका वेट जो था वो 45 था, अब 90 हो चुका है, ये आप देख सकते हो। सो ये क्या है, ये है विच कैन बी इजीली सीन। एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है विच इज़ देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। अब देखो कनेक्शन है फिजिकल और मेंटल ग्रोथ में। फिजिकल का मतलब क्या होता है, फिजिकल मतलब जो आपका फिजिक है, यानी कि जो आपके हाथ पैरों का मूवमेंट होगा, या फिर आपके जो हाथ पैरों में एबिलिटीज़ आएंगी, पकड़ने की क्षमता आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जैसे जैसे आप ग्रो करोगे आपका मेंटल लेवल भी ग्रो करता है, ठीक है। जैसे जैसे मतलब कहने का मतलब है कि पहले क्या था कि हम फिज़िकली उतने बड़े नहीं थे, या फिज़िकली हमने उतना ग्रो नहीं किया था। तो जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे ना, वैसे वैसे हमारा मेंटल जो ग्रोथ है वो भी होता रहेगा। मेंटल ग्रोथ का मतलब है कि हमारी समझ भी धीरे धीरे विकसित होती रहेगी। ये ना डेवलपमेंट का भी चीज़ है, बट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट होगा तो आपका मेंटल डेवलपमेंट भी होगा। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट मान लीजिए कि पहले अभी आपके आर्म्स का डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपने बॉटल को इस तरीके से पकड़ लिया, पूरे हाथ से बच्चा चीज़ों को पकड़ता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, उसके हाथों और पैरों, यानी कि उसकी जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनमें भी अच्छा डेवलपमेंट होगा। उसके जो हाथ पैर हैं उसमें भी अच्छा डेवलपमेंट होगा। उसका मेंटल डेवलपमेंट ये होगा कि मैं इसको अब ऐसे क्यों पकड़ूँ, अब मैं इसको एक हाथ में भी तो पकड़ सकता हूँ या पकड़ सकती हूँ। या फिर और जब आपका मेंटल ग्रोथ होगा तो आपको लगेगा कि इसको 2 उंगलियों से भी तो पकड़ा जा सकता है। सो कहने का मेरा मतलब यही है यहाँ पे कि ग्रोथ के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और आप ग्रोथ के ऊपर एक फुल ग्रोन एस्से, फुल ग्रोन कह रही हूँ मतलब फुल लेंथ एस्से भी आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। ये पूरा आप इसके अंदर का जो चीज़ें कंटेंट है वो सारा कुछ लिखना, ठीक है। अब हमारा ग्रोथ जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसको आप रिवाइज कर लेना। और अब हम चलते हैं अपने डेवलपमेंट के ऊपर कि डेवलपमेंट में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है। ग्रोथ के बारे में अलग चीज़ें पढ़नी है और डेवलपमेंट के बारे में अलग। तो अब हम चलते हैं डेवलपमेंट पर। ओके, सो अब हम डेवलपमेंट को स्टडी करने वाले हैं। पहले हमने जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है उसको देख लिया। अब हम विकास को समझेंगे कि विकास क्या होता है, ठीक है। देखो विकास और वृद्धि में ना डिफरेंस होता है, जो कि हम बाद में उसकी चर्चा करेंगे, बट उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। देखो डेवलपमेंट, सबसे पहली बात तो मैच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्वता, जिसका मतलब होता है कि हम ग्रोथ तो कर लेते हैं लेकिन हमारे अंदर वो मैच्योरिटी भी तो होनी चाहिए, हमारे अंदर वो परिपक्वता भी तो होनी चाहिए, तभी तो आप क्वालिटेटिवली चीज़ें करोगे। देखो डेवलपमेंट में ना क्वांटिटेटिव यानी कि जो भी आपका ग्रोथ हो रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो अगर ये ग्रोथ है तो ग्रोथ जो है ना वो एक तरीके से डेवलपमेंट का ही पार्ट है। मैंने बनाने की तो कोशिश की, बट ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। ग्रोथ का मतलब क्या है, सारी क्वांटिटेटिव चीज़ें, क्वांटिटेटिव यानी कि जो मात्रात्मक होती है, मात्रा में जिसको नापा जा सकता है, जैसे वेट को नापा जा सकता है, ठीक है। आपके भार को, वेट बाहर हो गया उसको नापा जा सकता है, जो हाइट है उसको नापा जा सकता है। तो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब है कि उस ऑर्गन्स में, उन चीज़ों में काम करने की जो क्षमता होगी, जैसे जैसे उनका विकास हो रहा है उसको हम क्वालिटेटिव कहेंगे, यानी कि परिपक्वता, मैच्योरिटी। और मैच्योरिटी के लिए एक और चीज़ और भी कही जाती है कि जब तक बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता ना कोई चीज़ सीखने के लिए, आप उससे पहले कितनी भी कोशिश कर लो, जब वो बायोलॉजिकली मैच्योर नहीं है, यानी कि उसके अंग अभी बायोलॉजिकली मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, वो आप चाहे कितनी भी उसको करवा लो वो नहीं कर पाएगा। जैसे कि 6 महीने में अगर बोला गया कि बच्चा जो है वो उठने की कोशिश करेगा, बैठने की कोशिश करेगा, मतलब सिटिंग करने की कोशिश करेगा, बैठने की कोशिश करेगा, 6 महीने में बच्चा कोशिश करता है कि मैं उठूं, है ना, वो अपने को उठाने की कोशिश करता है। तो अगर सिट करने की कोशिश कर रहा है तो आप चाहे 3 महीने में करवा लो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब उसके बॉडी की वो मैच्योरिटी नहीं है,
ठीक है। अगर बोला जाता है कि 9 महीने में वो वॉक थोड़ा सा ना मतलब बैठ तो जाता है, क्रॉल भी कर लेता है, थोड़ा अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश करता है किसी चीज़ को पकड़ के, तो ये आप उसको 1 महीने में करवा लो। जब वो पैदा हुआ है उसके 1 महीने बाद करवा लो, 2 महीने बाद करवा लो, 4 महीने बाद करवा लो, नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब तक बॉडी का ग्रोथ तो हो रहा है। तो ग्रोथ के अंदर मेच्योरिटी भी तो होनी चाहिए ना, बॉडी के पार्ट्स में, ऑर्गन्स में मेच्योरिटी भी तो आनी चाहिए उस चीज़ से हिसाब से, उस चीज़ के हिसाब से। तो इसलिए विकास जो है वो कहीं ना कहीं मेच्योरिटी यानी कि परिपक्वता के साथ जुड़ा है। और विकास जो होता है क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है, क्योंकि इसमें गुणों का विकास होता है। देखो हमारी ग्रोथ हो गई, हमारे हाथ पैर इतने छोटे से थे, अब हमारे हाथ पैर बढ़ चुके हैं, धीरे धीरे सी क्वालिटी अच्छी होगी। क्वालिटी का मतलब है कि पकड़ने की क्षमता और चीज़ों को ग्रास्पिंग पावर जो होती है वो क्षमता अच्छी होगी, राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, शारीरिक विकास शारीरिक वृद्धि पर निर्भर करता है, यानी कि शरीर का जो विकास होगा ना, आपका डेवलपमेंट होगा, वो वृद्धि पर निर्भर करेगा। अगर मेरे हाथ मान लो उनका वृद्धि ही नहीं हुआ है, मेरे हाथों का, उंगलियों का वो बड़ी ही नहीं हुई हैं, छोटी छोटी सी हैं, उनका वृद्धि नहीं हुआ है, तो फिर विकास कैसे होगा? विकास का मतलब है गुणात्मक परिवर्तन कैसे आएगा? गुणात्मक का मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे मान लो कि मेरे हाथ अभी अच्छे से अगर मतलब अभी तक बॉडी में वो लचक नहीं आई है, या वो मतलब ग्रोथ नहीं हुई है अच्छे से, तो क्या मैं इसको ढंग से पकड़ पाऊंगी? क्या मैं इसको ऐसे पकड़ पाऊंगी, इतने प्रिसीशन के साथ पकड़ पाऊंगी और ऐसे कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी, ये मुझसे छू के गिर जाएगा, या पहली बात तो मैं इनका इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊंगी। तो एक तरीके से मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि जब आपका बॉडी मैच्योर हो जाए तभी आप वो काम कर पाओगे, अदरवाइज उससे पहले आप काम नहीं कर पाओगे। और जो आपका शरीर का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो आपकी वृद्धि पर निर्भर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट जो है वो पूरा तरीके से ग्रोथ पे ही डिपेंडेंट है। कभी कभार ऐसा भी देखने को मिला है कि ग्रोथ रुक जाती है, नहीं होती, लेकिन विकास दिमाग का तब भी होता है। पर ये इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो शारीरिक विकास जो है यानी कि आपका बॉडी का जो डेवलपमेंट है, आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, वो फिजिकल ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये जर्नल टू स्पेसिफिक चलता है। जर्नल टू स्पेसिफिक का मतलब है कि सबसे पहले आप जर्नल चीज़ें आपकी बनती हैं। जर्नल का मतलब ये होता है कि जैसे ये है, ठीक है, बॉटल ही ले लेते हैं, जर्नल चीज़ है, पहले आपके आर्म्स ही प्रिपेयर होंगे अच्छे से। तो जर्नल का मतलब है कि एक ब्रॉड सेंस में, यानी कि पहले आपके आर्म्स प्रिपेयर होंगे, उसके बाद आपका पाम प्रिपेयर होगा, उसके बाद आपकी फिंगर्स प्रिपेयर होंगी चीज़ों को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो जर्नल का मतलब ये है कि जर्नल से स्पेसिफिक जाता है। स्पेसिफिक क्या है? उंगली आपकी स्पेसिफिक है, लिखना स्पेसिफिक होता है, ठीक है, लिखना जो है स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है वो बहुत जल्दी लिखना शुरू कर देता है, पहले वो इस पर कंट्रोल करना सीखता है, इसको हिलाना कम करता है, इस पर कंट्रोल करना सीखता है, फिर इस पर कंट्रोल करना सीखता है, फिर उंगलियों का इस्तेमाल करके। तो ये स्पेसिफिक चीज़ हो जाती है, ये फाइन चीज़ हो जाती है। तो सबसे पहले बच्चे का जो जनरल बॉडी का जो हैंड और वो पैर वगैरह होता है, जर्नली पहले वो उसका विकास होता है, फिर धीरे धीरे टोज़ का या धीरे धीरे जो उनकी उंगलियां होती हैं उसका विकास होता है। तो जर्नल टू स्पेसिफिक होता है। और जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि जैसे बच्चा जब रोता है तो पूरा हाथ इधर उधर मार करके रोता है, पूरे बॉडी के साथ रोएगा, पैरों को भी पटकेगा, पटकने की कोशिश करेगा। लेकिन अब जब हम रोते हैं तो हमारे आंसू भी किसी को दिखाई नहीं देते, आंसू भी नहीं दिखाई देते, हम अंदर ही अंदर मन के अंदर रोते रहते हैं, क्योंकि हम स्पेसिफिक हो चुके हैं। अब हमको पता है कि कहाँ इमोशंस को दिखाना चाहिए, कहाँ नहीं। तो पर बच्चों के सेंस में ऐसा कुछ नहीं होता, उनको इमोशंस छिपाना नहीं आता। तो ये जर्नल टू स्पेसिफिक था कि पहले जर्नल चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद स्पेसिफिक चीज़ों का। पहले पूरे हैंड का डेवलपमेंट होगा, पूरा ये जो शोल्डर से लेकर के जो आर्म, पूरा आपका 4 आर्म्स और ये पूरा जो है उसका डेवलपमेंट होगा। उसके बाद आपके पाम का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद आपके उंगलियों का डेवलपमेंट होगा। दिस इज स्पेसिफिक। फिर जो डेवलपमेंट है वो वूम टू टूम चलता है। हमने ग्रोथ में देखा था कि जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है टाइम के बाद, लेकिन डेवलपमेंट वूम टू टूम चलता है, यानी कि माँ के गर्भ से लेकर के जब तक कि आप मर नहीं जाते कब्र तक, तब तक आपका जो डेवलपमेंट है वो चलता रहेगा और डेवलपमेंट रुकता नहीं है। देखो कहने का मतलब है कि आप 40s में होंगे, जो आप 20s में थे क्या वो आप अपने 40s में होंगे? नहीं। जो आप 40s में थे वो क्या आप अपने 60s में होंगे? नहीं। आपके अंदर बहुत चेंजेस आएंगे, आपके अंदर वाइजनेस आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि थोड़ी सी बुद्धि आएगी, चेतना आएगी, ये सब चीज़ें आएंगी। तो हम समय के साथ साथ डेवलप होते जाते हैं। आज से पहले हमें पता नहीं था कि ये जो कीपैड वाले फ़ोन के अलावा ऐसा टच स्क्रीन फ़ोन भी कोई आ सकता है, हमको पहले नहीं पता था, लेकिन हमने डेवलप किया ना अपने आप को उस अकॉर्डिंग। और कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये ICT यानी कि जो ये टेक्नोलॉजी है उससे डरते हैं, उसको यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन करने की कोशिश करें क्योंकि काम वैसा है। बहुत सारे टीचर, अब जैसे कि टीचिंग की ही बात कर लेते हैं, तो टीचिंग में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि आजकल जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर मतलब ऐसा DTPS में क्वेश्चन भी आया था PRT में कि
जो आपकी प्राइवेट स्कूल्स है वो कोविड में तो बहुत अच्छे से ग्रो कर गए, क्योंकि वो चल रहे थे, उनका सारा काम वाम चल रहा था, वो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे। लेकिन नहीं हो पा रहा था तो ये सब गवर्नमेंट स्कूल्स में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजिकली थोड़ा सा पीछे हैं, टेक्नोलॉजिकली वो चीज़ों के साथ अवेयर नहीं है, टीचर्स को भी वो यूज़ करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और इतने अच्छे से इक्विपमेंट नहीं है, बच्चों के घर में भी वाईफाई कनेक्शंस या ये सब चीज़ें नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बट हम डेवलप हो रहे हैं ना, हम धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, हम धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं। तो वैसे ही हमारा विकास जो है वूम से, माँ के गर्भ से लेकर के हमारी कब्र तक चलता है। जर्नल टू स्पेसिफिक होता है। जर्नल टू स्पेसिफिक में क्या बताया कि सबसे पहले आपका पूरा प्रॉपर तरीके से आपका पूरा बॉडी प्रिपेयर होगा, फिर धीरे धीरे स्पेसिफिक चीज़ें हम कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये मैच्योरिटी से भी रिलेटेड होता है कि जब तक कि आप परिपक्व नहीं हो जाते, आपके ऑर्गन्स परिपक्व नहीं हो जाते, तब तक के आपका विकास जो है वो नहीं हो सकता। एक मैच्योरिटी आने पर ही आप कोई चीज़ को लर्न कर पाओगे, कोई चीज़ सीख पाओगे, ठीक है। फिर अब आप बढ़ते हैं डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मतलब लिखा तो कुछ नहीं है यहाँ पे। डेवलपमेंट में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि एक दूसरे को दोस्त बनाना सीखते हैं, बातें करना सीखते हैं, कोई काम करना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं। ये आपके जो दौड़ना वगैरह वाला है ना, ये जर्नल ही है, ये जनरल है कि आप जर्नली भागना दौड़ना सीख रहे हो। लेकिन स्पेसिफिक कब होगा, जब आपने टोस को हिला लोगे, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम इतनी ज़्यादा आलसी होते हैं, इस चीज़ तो हर किसी के साथ हुई होगी, कि जैसे कि हमारे पैर हैं, हम किक कर रहे हैं आराम से, हम चल रहे हैं, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और हम अभी थक गए हैं, नीचे ना हमसे गलती से कपड़ा गिर गया, तो हम क्या करते हैं, अपने टोस की मदद से, वो जो हमारा टोस होता है उसको, और छोटी उंगली की मदद से हम उसको उठाने की कोशिश करते हैं। ये भी नहीं कि हम नीचे झुक करके उसको उठा लें। और ये मैंने कई बार देखा है, मैं भी ऐसा ही करती हूँ कि मतलब जब कोई ऐसा कुछ गिर जाता है तो मैं उसे पैर से उठा लेती हूँ, हालांकि नहीं उठाना चाहिए, बट उठा लेते हैं, क्योंकि अब वो टोस के अंदर वो लचक आ चुकी है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये धीरे धीरे होता है, और ये स्पेसिफिक चीज़ है। पहले आपको पूरा पैर का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपके टोस का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद ये ब्रश करना, ये डेवलपमेंट का पार्ट है कि कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, कैसे कोई चीज़ बनानी है, तो डेवलपमेंट में सब कुछ आता है। देखो ग्रोथ के अंदर सिर्फ आपका भारी होना, आपके अंदर बॉडी के अंदर थोड़ा सा लचक आना, ठीक है, और उसके भार और जो हाइट है वो इंक्रीज़ होना, ग्रोथ दिखती है। डेवलपमेंट जो है वो धीरे, मतलब वो समय के साथ दिखाई देता है, वो एकदम से नहीं दिखाई देता। हाइट शूट अप हो गई है, हाइट दिख रही है तो पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो बहुत लंबा हो चुका है लड़का, या ये लड़की बहुत लंबी हो चुकी है, बच्चा बहुत बढ़ रहा है, या फिर इसका वेट बढ़ रहा है, ये सब दिखता है। पर डेवलपमेंट आपकी समझ कल से कितनी ज़्यादा बेहतर हुई है, आज से 10 साल पहले कैसी थी, अब कैसी है, उसमें थोड़ा समय लगता है, वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद देखने को मिलता है। फिर आ जाओ नेक्स्ट है डेवलपमेंट के अंदर, डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप। जैसे हमने पहले ही बात कर ली है कि जो ग्रोथ होती है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप, डेवलपमेंट नहीं रुकता है, ये वूम टू टूम चलता है, यानी कि कब्र तक चलता है। कब्र तक हम कुछ ना कुछ चीज़ सीख करके लेके जाते हैं। डेवलपमेंट के अंदर हमारा समाज का विकास, सोशल डेवलपमेंट होता है, हम समाज में उठते बैठते बात करना सीखते हैं। ये सब चीज़ हम ग्रोथ में नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रोथ में केवल और केवल हमारे बॉडी पार्ट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सब चीज़ें आ रही है। बट सोशल में क्या है ना, सोशल में हम बात करना सीख पा रहे हैं, लोगों से सोशलाइज हो पा रहे हैं। फिजिकल डेवलपमेंट तो हमारा एक एस्पेक्ट है ही। फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स जो हमारा फिजिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज़ ग्रोथ, वो डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है, वो डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। फिर हमारा इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है कि कैसे हमें अपने इमोशंस पे काबू करना है, कंट्रोल करना है, कैसे हमें कहाँ पे अपने इमोशंस दिखाने हैं, कहाँ पे नहीं दिखाने हैं। फिर हमारा दिमाग का विकास, सब कुछ डेवलपमेंट का पार्ट है। एक तरीके से ग्रोथ का जो ग्रोथ है, एक तरीके से डेवलपमेंट का ही वो पार्ट है, एक बहुत ही स्मॉलर पार्ट है, और डेवलपमेंट जो है वो ब्रॉड, बड़ा पार्ट है उसका, ठीक है, ये बोला गया है। मतलब ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे लिखा है नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का कॉन्सेप्ट बहुत नैरो है। ग्रोथ का मतलब ये है हाथ पैर बढ़ गए, वेट बढ़ गया, हाइट बढ़ गई, मसल्स अच्छे हो गए, ये सब चीज़ें होंगी, दैट्स इट। बट बाकी का क्या, बाकी उसको यूज़ करने की क्षमता तो यहाँ से विकसित होगी ना। तो डेवलपमेंट तो कॉग्निटिव, इसकी बात करेगा, कॉग्निटिव यानी कि जो दिमाग का डेवलपमेंट है वो होगा। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है ना, उसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट के ट्रेड्स आने लग जाते हैं, उसके अंदर बहुत सारी क्षमताएं विकसित होती है, एबिलिटीज़ आती है, और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये सब कुछ डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है। ग्रोथ एक सर्टन एज के बाद रुक जाता है, डेवलपमेंट नहीं रुकता, ठीक है। एक बार हम और चीज़ों को देख लेते हैं यहाँ पे, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड होलिस्टिक ग्रोथ। ग्रोथ तो है ही, ग्रोथ तो है ही कि मतलब हमें अपने हाथ पैर इंक्रीज़ चाहिए, हमें हाइट इंक्रीज़ चाहिए, हमारे ऑर्गन्स अच्छे से होने चाहिए, हमारी मांसपेशियाँ बन जानी चाहिए। बट उसका डेवलपमेंट जैसे साइको सोशल,
किससे कैसी बात करनी है, सोशलाइज कैसे होना है, वो हमें डेवलपमेंट के अंदर आता है, वो दिमाग के अंदर आएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निशन होगा कि हम कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ब्रेन का जो साइज़ एक बार आ चुका है वो तो वैसे ही रहेगा, है ना। धीरे बस आप समय के साथ साथ आपका वो ब्रेन जो है डेवलप होता जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें आती जाएंगी, नए नए स्किल्स आते जाएंगे, ये सब है। फिर फिजिकल डेवलपमेंट होता है एंड क्रिएटिव भी डेवलपमेंट का पार्ट है, ये इससे रिलेटेड है। क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं फिजिकल प्लस जो आपका कॉग्निटिव है उससे रिलेटेड आपकी क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी का मतलब है कुछ नया बनाना, जिसके लिए आपका दिमाग भी लगेगा, जो विकास से रिलेटेड है। और फिजिकल जो ग्रोथ, क्योंकि आपको हाथ पैर यूज़ करने की क्षमता आनी चाहिए ना, अगर कोई चीज़ बना रहे हो तो कट करने की क्षमता आनी चाहिए, आपको आपके फिंगर्स को यूज़ करना आना चाहिए कोई चीज़ कट करने के लिए, फाड़ने के लिए, टीयरिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो ये डेवलपमेंट है, दोनों से रिलेटेड होता है। तो एक तरीके से अब हम थोड़ा सा इसको समझते हैं, इसका जो भी डिफरेंस है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ग्रोथ क्या बताया था, ग्रोथ सिंपली एक मतलब जैसे प्लांट ग्रो करता है या एक ह्यूमन बेबी ग्रो करता है, वैसे ही ग्रोथ को हम कहते हैं, समय के साथ धीरे धीरे होता है। और इसके अंदर जब ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, तो हमारी क्षमताओं का विकास होता है, बॉडी के शेप्स चेंज होता है, बॉडी चेंज होता है, वेट में चेंजेस आते हैं, मसल में चेंजेस आते हैं। इसको नापा तोला देखा जा सकता है। नापा और तोला क्या बताया था मैंने कि इसको हाइट को मेजर किया जा सकता है, तोला यानी कि वेट को मेजर किया जा सकता है, तोला जा सकता है, देखा जा सकता है कि अच्छा ये इतनी ग्रोथ हुई है, इतना नहीं हुआ है, ये सब कुछ देखा जा सकता है। सोरेनसन ने ग्रोथ को भारी और बड़ा और भारी होना बताया है। एच.वी. मेरिडिथ ने बताया कि साइज़ आकार में जो साइज़ है आकार में चेंजेस आते हैं, नंबर में चेंजेस आते हैं, संख्या में चेंजेस आते हैं, काइंड की कैसा है वो चीज़ उसमें चेंज आता है, पोजीशन कोण में हमारे जो हमारा जो ऑर्गन्स होता है उसकी ग्रोथ में चेंजेस आते हैं। रिलेटिव साइज़, सापेक्षिक वृद्धि, उसमें चेंजेस आते हैं। रिलेटिव साइज़ का मतलब ये होता है कि सर हमेशा पैरों के मुकाबले सर हमेशा छोटा होगा, पैर बड़े होंगे, ठीक है। ग्रोथ हमने ये देख लिया कि कैसे एक छोटा सा जो सीड होता है वो बड़ा सा पौधा बन जाता है। ये हमारे शेप्स में डिफरेंसेस हैं, ये हमारी शेप्स में डिफरेंसेस हो गया। उसके बाद फीटल डेवलपमेंट वो हमने देख लिया था कि कैसे फीटस का डेवलपमेंट होता है, पहले एक सिंगल सेलुलर से फिर मल्टी सेलुलर में चेंज होता है। ये ग्रोथ ही तो हो रही है, ग्रोथ निरंतर नहीं होती, एक समय के बाद रुक जाती है। जबकि हमने डेवलपमेंट में क्या पढ़ा था, डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था कि जो ग्रोथ होती है वो डज़ नॉट स्टॉप, जो डेवलपमेंट होता है वो डज़ नॉट स्टॉप। क्या लिखा है, डेवलपमेंट रुकता नहीं है, जबकि ग्रोथ जो होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है, निरंतर नहीं चलती, यानी कि हमेशा होती नहीं रहती है, एक समय के बाद रुक जाती है। रेट एक जैसा नहीं होता, सर्टन एज के बाद स्टॉप हो जाती है। इन्फेंसी यानी कि जब हम बहुत छोटे होते हैं तो ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, लेकिन जैसे हम 4, 5, 6 साल के होते हैं ग्रोथ स्लो हो जाता है। लेकिन जैसे ही 11, 12, 10 साल की एज आती है तो एडोलसेंस आ जाता है 12, 10, 12 में, तो हमारा फिर और ज़्यादा हम जल्दी पेस पे बड़े होने लगते हैं, ग्रोथ होने लगता है। एंड ग्रोथ हेरिडिटी इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज़ डेवलपमेंट के लिए भी है। साथ में क्वांटिटेटिव होता है, नंबर्स में आप मेजर कर सकते हो, डेवलपमेंट को आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। कि कल से मेरी समझ कितने % ज़्यादा हुई है ये आपको पता ही नहीं चलेगा कभी भी, क्योंकि मेजरेबल नहीं है। ये जर्नल पैटर्न को फॉलो करता है, ये बता दिया था मेल और फीमेल में ग्रोथ रेट जो है वो अलग अलग से चलता है, ग्रोथ जो होती है वो अलग से होती है। एंड एक कनेक्शन होता है फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ का, और ये आराम से दिख सकता है। डेवलपमेंट का हमने पढ़ लिया कि मैच्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे ग्रोथ जो है वो क्वांटिटी पे काम करता है, क्वांटिटी यानी कि मात्रा पे काम करता है, ये मात्रा और गुणात्मक दोनों चीज़ों पे काम करता है, ठीक है। और ये वूम टू टूम चलता है, जबकि ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है, ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है, ठीक है। इसके बाद हाँ, लेकिन डेवलपमेंट रुकता नहीं है। ग्रोथ के अंदर केवल बड़ा भारी होना और उसका जो हाइट वेट है वो सब में वृद्धि वगैरह होना क्वांटिटेटिवली वो दिखाया गया है, जबकि डेवलपमेंट में आपका सामाजिक रूप से कैसा विकास हुआ है, आपका शारीरिक रूप से कैसा विकास हुआ है, इमोशनली कैसा विकास हुआ है, कॉग्निटिवली कैसा विकास हुआ है, वो सब कुछ आता है। और जो ग्रोथ है वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का, जबकि डेवलपमेंट विकास एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। और डेवलपमेंट होते हैं हमारे ट्रेट्स का, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो धीरे धीरे विकसित हो रहे होते हैं, जैसे कि किसी से कैसे बात करनी है, किसी के साथ कैसे उठना बैठना है, वो सारी चीज़ें। फिर हमने देखा था कि हम अपना डेवलपमेंट के अंदर सब कुछ चारों चीज़ें आ जाती हैं, हमारा कॉग्निशन, हमारे दिमाग का विकास कैसे हो रहा है, फिजिकली जो ग्रोथ एक एस्पेक्ट है वो भी ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर ही आएगा। क्रिएटिविटी जो फिजिकल प्लस कॉग्निशन से दोनों से मिलकर बनी है, और एक साइको सोशल होता है, इमोशनल होता है, ये सब चीज़ें आती हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, सीधा क्वेश्चन यही पूछा हुआ है,
सीधा यही क्वेश्चन पूछा है। पहली बात तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो, एंड डिस्क्राइब करो प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ के भी प्रिंसिपल्स हमने देख लिए हैं, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हम देख लेंगे। और ग्रोथ के प्रिंसिपल्स क्या हैं कि एक सर्टेन एज के बाद रुक जाती है, हमेशा नहीं चलती रहती है जो ग्रोथ होती है। एंड ग्रोथ हाँ समय के साथ रुक जाती है, हमेशा नहीं चलती रहती है। ग्रोथ में बड़ा और भारी होना, हमारे ऑर्गन्स वगैरह की बात की जाती है कि हम कितने बढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं, इन सब की बात की जाती है। ग्रोथ के अंदर और क्या चीज़ें आती हैं, ग्रोथ जो है वो आपका वूम टू टूम नहीं चलता, वही एक समय के बाद रुक जाता है। ग्रोथ के अंदर एक जनरल पैटर्न को फॉलो करता है कि अगर बोला गया है कि आपके दूध के दांत पहले टूटेंगे, मिल्क टीथ पहले टूटेंगे, तो पहले वही टूटेंगे, उसके बाद आपके एडल्ट टीथ आएंगे। तो एक चीज़ को लेकर के चलता है और यही चीज़ डेवलपमेंट में भी है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी ग्रोथ की, तो यही है हमेशा नहीं होती रहती है। और ग्रोथ के अंदर हम कैसे एक सिंगल सेल से एक फिर मल्टी सेलुलर में चेंज हो गए हैं। वृद्धि के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर आपका इन्वायरमेंट का और आपके हेरिडिटी का तो असर पड़ता ही है। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, जब कद में वृद्धि होती है यानी कि जब हाइट बढ़ती है ना, तो भार कम हो जाता है, यानी कि वेट कम हो जाता है। ये सारी चीज़ें लिखी हैं। शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध है, ये हमने देख लिया था। फिर अब आता है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं, किन के हिसाब से वो चलता है जो डेवलपमेंट है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ये सब करेंगे। कितनी प्रिंसिपल्स हैं टोटल? 5। उसके बाद ये 8 प्रिंसिपल्स, 12 एंड 14, लास्ट 14 है। तो ये डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स बहुत ज़रूरी हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारे के सारे 14 के 14 याद करने हैं, लिखना है ना हमको बेसिकली। तो आप टोटल 6 to 8 याद करके चले जाओ, 6 से 8 याद करके चले जाओ। इसी को अगर हम बहुत अच्छे से लिख देंगे ना, इसी के अंदर अगर हम बहुत सारी चीज़ें लिख देंगे, इसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, निरंतरता, ये सब अगर हम लिख देंगे, इसमें बहुत अच्छा कंटेंट लिख देंगे ना, तो आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा होगा ही नहीं कि मार्क्स नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। 6 और 8 के करीब तो याद करने ही हैं, ताकि हम अपना आंसर जो है बड़ा करके लिख सकें। बाकी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पहले समझाओगे कि डेवलपमेंट जो है रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है, ठीक है। और डेवलपमेंट जो है, ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट होता है। डेवलपमेंट में शारीरिक डेवलपमेंट, सोशल, पहले तो ये सब एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन करेंगे, तो आंसर अपने आप ही बढ़ जाएगा, राइट। तो अब चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ओके, सो यहाँ पर है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के सिद्धांत। तो विकास के सिद्धांत समझने हैं कि विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, जिसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। हिंदी में मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बट हिंदी में हम यहाँ से देख लेते हैं, निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब है कि कोई चीज़ को आपने कंटिन्यू रखना है, यानी कि जो विकास होता है ना, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। जो हमने पढ़ लिया था पहले कि डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप, ये रुकता नहीं है, ये कंटिन्यूटी में चलता रहता है, ठीक है। जैसे कि हम सबसे पहले तो किससे मिलकर के बने हैं, एक एग सेल था, एक स्पर्म सेल था, उससे मिलकर के फिर एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ, उसके बाद एक एम्ब्रायनिक स्टेज आई हमारी, ठीक है। उससे पहले हमारी एक जर्मिनल स्टेज आ चुकी थी, जिसको हम बीजावस्था कहते हैं। उसके बाद एम्ब्रायनिक स्टेज आई है, उसके बाद हमारा फीटल स्टेज आया, उसके बाद एक प्रॉपर बेबी बना है, ठीक है। प्री नाटल डेवलपमेंट जो है, प्री नाटल यानी कि जब हम आए भी नहीं है इस दुनिया में, उससे पहले ही हमारा विकास कंटिन्यूटी में हो रहा था, और जब तक कि हम कब्र तक नहीं चले जाते तब तक हमारा विकास होता रहेगा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। सेल वगैरह के बारे में लिखा हुआ है कि 2 कोश, यानी कि जो स्पर्म सेल है, ओवम सेल है, उससे हम बने, एक फर्टिलाइज्ड एग बनता है, ओवम बनता है। उसके बाद फिर हमारे अंदर ऐसे करके हम एक बड़ा बच्चा के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। और यहाँ पे ये लिखा है, लेकिन विकास का जो रेट है ना, वो सबके लिए सेम नहीं होता है, ठीक है। विकास सबका होगा, एक निश्चित क्रम में होगा, यानी कि एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए होगा, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होगा, ठीक है। बट रेट अलग होगा। कोई बच्चा जल्दी विकास कर रहा है, कोई बच्चा जल्दी जो है अपने आप को, उसने अपने आप का सर संभालना शुरू कर दिया, लेकिन एक बच्चा है जो अपना सर अभी तक नहीं संभाल पाया है। तो ये रेट भले ही अलग है, गति भले ही अलग है। एक बच्चा 10 दिन बाद करेगा वो चीज़, पर करेगा। अगर कोई डिफॉर्मिटी नहीं है तो 10 दिन बाद करेगा, पर करेगा। तो ये कंटिन्यूटी है। साथ में ये लिखा है कि कोई भी जो हमारे अंदर चेंजेस आता है ना, वो अचानक नहीं होता, वो कोई रैंडम चेंजेस नहीं होते, वो हमारे डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। वो कहीं ना कहीं पहले होगा शुरू, तब हमें उसका अब असर देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि व्यक्ति में आया कोई भी बदलाव या कोई भी परिवर्तन ना अचानक नहीं होता। आज देखने वाला परिवर्तन जो है वो कुछ समय पहले शुरू हुआ होगा। और कंटिन्यूटी का मतलब होता है कोई चीज़ लगातार क्रम में चल रही है, तो डेवलपमेंट लगातार होता रहता
रहता है। फिर आता है यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी कि डेवलपमेंट एक पैटर्न को फॉलो करता है एंड दैट पैटर्न इज़ कि अगर बोला गया है कि सबसे पहले बच्चे के दूध के दांत टूटेंगे, सेम ग्रोथ वाला, तो दूध के दांत ही टूटेंगे, उसके बाद एडल्ट टीथ आएंगे। अगर कह दिया है कि सबसे पहले बच्चे अपना सर संभालना सीखेगा, तभी वो बैठ पाएगा, तभी वो रेंग पाएगा, तभी वो खड़ा हो पाएगा, मतलब वॉक करने से पहले हमेशा वो अपने आप को संभालना सीखेगा। वॉक करने से पहले वो अपने को बैठना सीखेगा, पहले क्रॉल करेगा, बैठना सीखेगा, अपने आप को उठाना सीखेगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब क्रॉल करने की कोशिश करेगा, फिर अपने आप को सहारे से सपोर्ट से उठाने की कोशिश करेगा, उसके बाद ही वो वॉक करना सीखेगा, और उसी के बाद ही वो तमाम चीज़ें सीखेगा, जैसे रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, पैरों को किस तरीके से रखना है। तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। यूनिफॉर्म पैटर्न के लिए यहाँ पे लिखा है एक रूपता का सिद्धांत। कोई एक रूपता होती है, एक रूपता का सिद्धांत है यहाँ पे, और एक रूपता में कह रही है कि बच्चों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम से होगा। भाषा यानी कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ होगा। ऐसे नहीं कि पहले बच्चा ने एक बहुत बड़े से शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे फिर वो कूइंग कर रहा है, क्राइंग कर रहा है, रो रहा है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले शुरुआत रोने से होती है। रोने से कम्युनिकेट करता है बच्चा कि मुझे भूख लग रही है, ये चाहिए, वो चाहिए, रोता है। उसके बाद फिर कूइंग करता है, तरह तरह की आवाज़ें निकालता है। उसके बाद बैबलिंग करता है 6 महीने में। उसके बाद 9 महीने के करीब या 12, जब उसका पहला बर्थडे होता है तो पहला शब्द बोलना शुरू करता है वो। ऐसे करके सारी चीज़ें चलती है। तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। तो यहाँ पे लिखा है विकास सिर से शुरू होता है, फिर नीचे के बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं। तो पहले ये डेवलप होता है, पहले इसको संभालना सीखता है, फिर नेक का डेवलपमेंट, फिर शोल्डर का डेवलपमेंट, फिर टॉर्सो, फिर नीचे का पैर का डेवलपमेंट। एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है, अगर आप ये सोचो कि हर व्यक्ति एक जैसा तो नहीं है। बेशक एक बच्चे का एज 5 है, दूसरे बच्चे का एज 5 है, एंड दोनों मान लो या तो मेल हैं या तो फीमेल हैं, या तो दोनों मेल्स हैं या तो दोनों फीमेल्स आप मान लो, लेकिन तब भी उनका डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब हमारे अंदर बहुत इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। व्यक्तिक रूप में हम एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। आपका जो बालों का टेक्सचर होगा और मेरे जो बालों का टेक्सचर होगा वो डिफरेंट होगा। आपकी जो आंखें होंगी वो मेरी आंखों से डिफरेंट होगी, आपकी जो समझ होगी वो मुझसे डिफरेंट होगी। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस है कि व्यक्तिक स्तर पर हम लोग एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। और इसका रीज़न होता है दैट वी आर द जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। क्योंकि मेरी हेरिडिटी अलग है, मुझे अपने माता पिता से कुछ चीज़ें मिली हैं, और जो इन्होंने इन्वायरमेंट मुझको दिया है उससे मुझे कुछ और चीज़ें मिली हैं। तो मेरा इन्वायरमेंट, मेरा जो वातावरण है, मेरा जो पर्यावरण तो नहीं पर मेरा जो वातावरण मुझे दिया गया था, और मेरा जो जेनेटिक्स है, जो हेरिडिटी है, मैं उसका प्रोडक्ट हूँ। तो मैं अलग होंगी, मैं अपने मम्मी पापा के सिमिलर या उस जैसी ही होंगे, और आप अपने मम्मी पापा के सिमिलर, आप उस जैसे होंगे। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस है, ठीक है। हमारी पर्सनालिटी में अंतर होगा। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है कि एक तो विकास हमारा एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। आप किसी और चीज़ में स्किल में अच्छे हो सकते होंगे, मैं किसी और चीज़ में अच्छी हो सकती होंगी। ये सब कुछ हमारी हेरिडिटी, हमारा जो आनुवंशिकता होती है, जो हमें अपने मम्मी पापा से मिला है, और इन्वायरमेंट जो उन्होंने हमको दिया होगा, जैसे स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट दिया होगा, पढ़ाई करने के लिए बोला होगा, सारा टाइम तो नहीं पर पढ़ाई करने के लिए बोला होगा, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी कहा होगा, घूमने भी गए होंगे कई दफ़ा, है ना। तो कहने का मतलब ये क्या है, क्योंकि हम हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही नतीजा हैं, इसलिए हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिक भिन्नता देखने को मिलती है। बिकॉज नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक। दो इंडिविजुअल्स एक जैसे नहीं हो सकते, बेशक वो ट्विन्स ही क्यों ना हो, वो तब भी एक जैसे नहीं हो सकते। किसी को कुछ पसंद आ सकता है, किसी को कुछ पसंद आ सकता है, और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जो ये ट्विन्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। हम एक दूसरे से बहुत डिफरेंस होते हैं, हमारी प्रवृत्ति एक दूसरे से डिफरेंट है, हमारे बिलीव्स एक दूसरे से, हमारे विश्वास डिफरेंट हो सकते हैं, हम अलग अलग तबकों से आते हैं, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। हमारे जीन्स डिफरेंट हैं, किसी का हाइट अच्छा होगा, किसी का हाइट थोड़ा कम होगा, जैसे मेरा हाइट थोड़ा कम है, ठीक है। और किसी का कॉम्प्लेक्शन कुछ और होगा, किसी का कॉम्प्लेक्शन कुछ और होगा। इस तरीके से व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। और किसी में ये चीज़ें, कुछ ट्रेड्स जल्दी आ जाते हैं, कुछ ट्रेड्स बाद में आते हैं, यही इंडिविजुअल डिफरेंस है। फिर हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट होते हैं, किसका? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जॉइंट प्रोडक्ट होते हैं। वंशानुक्रम से हमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, वातावरण से हमें चीज़ें मिलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि वंशानुक्रम को बच्चे के व्यक्ति का नींव माना जाता है। देखो, हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि हेरिडिटी हमें बता देती है कि तुम यहाँ तक जा सकते हो, ठीक है। एक सर्टन पॉइंट दे देती है कि इसके बाद तुम्हारी हाइट इंक्रीज़ नहीं होगी, चाहे तुम कितना पोषण ले लो, ठीक है। और चाहे तुम कितना पोषण ले लो, चाहे तुम कितना उछल कूद कर लो, थोड़ी सी बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं इन्वायरमेंट की वजह से, बट हेरिडिटी एकदम स्टॉप लगा देती कि इससे आगे तो नहीं जाओगे, ठीक है। और दिमागी रूप से भी ऐसा ही होता है, ये थिंकिंग प्रोसेस हो गया, या ये जो
कॉग्निशन है, ये भी हमें कुछ हद तक मम्मी पापा से मिलता है। लेकिन इन्वायरमेंट अगर बीच में आ जाए और बहुत अच्छा मिल जाए, पढ़ाई लिखाई वाला सारी रिसोर्सेज, तमाम रिसोर्सेज आपके आसपास हैं, आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा। ठीक है, फिर आता है टोटल डेवलपमेंट। देखो, ग्रोथ में सिर्फ फिजिकली डेवलप कर रहे थे हम, लेकिन विकास का खासियत ये होता है कि इसके अंदर हमारा समाज का विकास भी होता है। हम समाज के साथ उठना बैठना सीख जाते हैं, बातें करना सीख जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 वर्ष तक, 2 ईयर्स तक बच्चा ये पता चल जाता है उसको कि मेरी दादी कौन है, पापा कौन है, मम्मी और बहन भाई ये सब कौन है। और वो बहुत सारी बातें करने लग जाता है। बेशक वो 2-4 शब्द बोले, बट वो बोलने लग जाता है, वो समझ अपनी विकसित कर देता है। तो टोटल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे ये लिखा है कि समग्र विकास होता है। ठीक है, एक दूसरे से हम अपने संबंधों को बनाते हैं। सामाजिक यानी कि सोशल डेवलपमेंट होता है, मानसिक, कॉग्निटिव, फिजिकल, संवेगात्मक यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, सब कुछ आता है। तो एक बार प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या देखा? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में एक डेवलपमेंट का विकास का सिद्धांत है कि कंटिन्यू चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, मरते दम तक चलता रहेगा, वूम टू टूम चलेगा, हमेशा चलेगा। भले ही बच्चा जो रेट हो रहा है वो डिफरेंस हो सकता है कि मतलब एक बच्चा ज़्यादा जल्दी अपना प्रगति कर रहा है और एक बच्चा थोड़ा समय ले रहा है। रेट गति भले ही अलग हो सकती है, बट कंटिन्यू चलेगा, यूनिफॉर्म पैटर्न के साथ चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि बच्चा एकदम एडल्ट बड़ा होगा और उसके बाद धीरे धीरे जाते जाते वो बेबी का फॉर्म ले लेगा, या फिर उसके बाद वो अडल्ट बन जाएगा, उसके बाद वो ओल्ड एज आ जाएगी, उसके बाद टीनेजर आ जाएगा। ऐसा नहीं है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है कि अगर बोला गया कि प्री नैटल डेवलपमेंट हो रहा है, फिर एक इन्फेंसी बनेगा, इन्फेंसी में आ जाएगा बच्चा, उसके बाद एक मिडिल चाइल्डहुड, उसके बाद फिर अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड के पूरे फ्रेजेस से गुजरेगा। एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। दांतों का भी यही बताया था कि पहले सबसे पहले मिल्क के दूध के दांत टूटेंगे, फिर एडल्ट टीथ आएंगे, ऐसे करके चलेगा। इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, क्योंकि हम लोग हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का नतीजा होते हैं। आनुवंशिकता और जो हमारा वातावरण है उसका हम नतीजा हैं। हमारा समग्र विकास होता है। ठीक है, और डेवलपमेंट में हम अपना समग्र विकास करते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन मैंने आपको क्या बताया था? मैच्योरेशन का मतलब है परिपक्वता, यानी कि जब तक आप कोई काम करने के लिए आपके अंग परिपक्व नहीं होंगे, तब तक कि आप बच्चों को कुछ भी सिखा दो वो नहीं सीख पाएंगे। जब तक मुझे कोई चीज़ पकड़नी नहीं आएगी, जैसे कि कप है, जब तक मुझे ये ऐसे पकड़ना नहीं आएगा, मैं लिख भी नहीं पाऊँगी। बच्चा कैसे पीता है पानी या चीज़ों को कैसे पकड़ता है, ऐसे पकड़ता है, क्योंकि अभी उसका इंडिविजुअल तरीके से उसका जो फाइन मोटर स्किल्स है, जिसको मैं कहूँ सूक्ष्म चीज़ें हैं, उसकी वो भी विकसित नहीं हुई है कि वो उसको इतने प्रिसीशन के साथ पकड़ ले। तो जब तक ये मैच्योरेशन नहीं आ सकती, जब तक बच्चा पकड़ना नहीं सीखेगा, आप उसको कितना भी सिखाने की कोशिश कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे एक लाइन भी लिखी हुई है कि आपको बच्चों से मतलब एक सर्टन एज के बाद अगर वो मैच्योर हो जाता है तब आप उससे आकांक्षाएँ रख सकते हो, लेकिन उससे पहले आप उससे कोई आकांक्षाएँ नहीं रख सकते जब तक कि वो परिपक्व नहीं हो जाता। यहाँ पे लिखा है कोई भी बालक एक काम करने को, यहाँ पे ना एक गलत चीज़ लिखी हुई है, कोई भी बालक किसी कार्य को रोकने के लिए, रोकना नहीं है ये, यहाँ पे लिखो कोई भी बालक किसी कार्य को करने के लिए परिपक्वता ग्रहण कर लेता है, यानी कि मैच्योर हो जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक कार्य को करने के लिए मैच्योर हो गया तो वो दूसरा भी कर देगा, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, दूसरा मैच्योरिटी एंड लर्निंग के साथ साथ चलते हैं हम। देखो, अगर पूछा जाएगा ना कभी के डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हमें क्यों पढ़े होने चाहिए, क्या ज़रूरत है इसका, बच्चों के मतलब हम जैसे भावी टीचर्स बनेंगे तो हमें क्या ज़रूरत है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ने की? ये ज़रूरत है कि बच्चों के एज के अकॉर्डिंग काम करवा हुआ। ठीक है, जब तक कि वो उसको चीज़ को समझने के लिए मैच्योर नहीं है तो आप लाख कोशिश कर लो, वो नहीं समझने वाले, क्योंकि वो अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, वो स्टेज पे नहीं पहुँचे कि वो उस चीज़ को समझ जाएंगे। आप छोटे बच्चों को अलजेब्रा पढ़ा लो, नहीं समझ आएगा, क्योंकि वो अभी मैच्योरिटी नहीं आई है उसके अंदर। तो लर्निंग एंड मैच्योरिटी का भी संबंध होता है कि आप एक सर्टन एज पर ही चीज़ों को समझ पाओगे। जब आप उस मैच्योरिटी में आ जाओगे, वो परिपक्व हो जाओगे, तभी आप समझ पाओगे। उससे पहले लाख कोशिश कर लो, नहीं समझ पाओगे। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन का मतलब ये है कि विकास की दिशा का सिद्धांत। यहाँ पे लिखा है, अच्छा ये क्या था? परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत कि परिपक्वता और अधिगम एक साथ साथ चलता है, मैच्योरिटी आएगी तभी आप कोई चीज़ लर्न कर पाओगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन यानी कि डेवलपमेंट का एक सिद्धांत होता है, डायरेक्शन होता है। पहला है सेफेलोपॉडल। सेफेलोपॉडल का मतलब होता है सर से पाँव तक, यानी कि आपका डेवलपमेंट पहले सर से शुरू होगा, फिर धीरे धीरे आपके पाँव तक जाएगा। ठीक है, सेफेलोपॉडल को बोलते हैं सर से पाँव की तरफ, कि पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखेगा, बैठना सीखेगा, फिर उसके बाद रेंगना सीखेगा, क्रॉल करना सीखेगा, उसके बाद सपोर्ट लेके उठना सीखेगा, फिर वॉक करना सीखेगा। तो सेफेलोपॉडल है, सर से पैरों की तरफ जाएगा, यानी कि पैरों से सर की तरफ नहीं होगा। फिर प्रॉक्सिमो डिस्टल, इसको सेफेलोकॉर्टिकल तो सर से पैर की तरफ कह रहे हैं हिंदी में। प्रॉक्सिमो डिस्टल वो कह रहे हैं कि पहले हमारी रीढ़ की हड्डी बनेगी, पहले हमारी स्पाइनल कॉर्ड अच्छी होगी, उसके बाद हमारी एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि उसके बाद हमारे लिम्स, हमारे हैंड,
हमारा टोज़ वगैरह, ये तब इसका डेवलपमेंट होगा। तो क्या लिखा है, रीढ़ की हड्डी से बाहर की तरफ, पहले रीढ़ की हड्डी अच्छी होगी, उसके बाद हमारे हाथ वगैरह सब सही होंगे। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब DSSB में आ सकता है, स्ट्रक्चर प्रीसीड्स फंक्शन। पहले बॉडी के सारे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, उसके बाद उसमें फंक्शन करने की क्षमता आएगी। देखो ऐसा वैसे तो सिंपल सी बात है, बच्चा माँ के पेट में तो अपना दिमाग चलाना नहीं सीखता, लेकिन ब्रेन का डेवलपमेंट तो हो जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पहले हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ होगा, जैसे जैसे वो समाज के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखेगा, वैसे वैसे उसका फंक्शंस करने की उसके अंदर क्षमता आ जाएगी, वैसे उसमें फंक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। सो स्ट्रक्चर पहले बनता है, फंक्शंस बाद में आते हैं उसके अंदर, ठीक है। स्ट्रक्चर्स पहले बन जाता है, लिवर पहले बन जाता है, दिमाग पहले बन जाता है, ब्रेन का मतलब पहले बन जाता है, वो जितना बन सकता है, उसके बाद, और हाथ पैर भी पहले बन जाते हैं, उसमें फंक्शंस बाद में आते हैं। धीरे धीरे फिर हम फंक्शंस आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि पहले लिखना सीख लो फिर हाथ आएगा, ऐसा तो नहीं है। पहले हाथ आ चुका है, पहले स्ट्रक्चर बन चुका है, उसके बाद आप उसका फंक्शन करोगे, उसके बाद लिखना सीखोगे। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये तो हम सब जानते हैं, क्या मतलब है इसका, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर वेरिएशन होता है रेट में, यानी कि कोई ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाता है, किसी एक सर्टेन एज में कोई कम धीरे धीरे से ग्रो करता है। डेवलपमेंट भी यही है कि एक बच्चे का डेवलपमेंट थोड़ा जल्दी हो गया है, एक बच्चे का डेवलपमेंट थोड़ा सा समय ले रहा है, क्योंकि हम में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है इसलिए। फिर आ जाओ प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब ये है कि हम ना इतना कुछ देख लेते हैं कि बच्चा ग्रो कर रहा है, ठीक है, खाना वाना खा रहा है, हाइट अच्छे से इंक्रीज़ हो रही है उसकी, और क्वेश्चंस के जवाब दे रहा है अच्छे से, इन्वायरमेंट के साथ तालमेल बैठा पा रहा है, बातचीत कर रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हम काइंड ऑफ प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि बच्चे का आगे का डेवलपमेंट कैसा जाएगा, या आगे क्या कर सकता है, इसकी क्या रुचि हो सकती है, मतलब इंटरेस्ट क्या हो सकता है, क्या बिलीफ हो सकता है, कितनी हाइट तक इसकी बढ़ जाएगी, इसकी आइज़ जो हैं, अगर मान लीजिए कि जेनेटिक्स में आपकी आइज़ वीक हैं, आपको मिली हैं वीक आइज़ के साथ अगर आप पैदा हुए हैं, तो काइंड ऑफ आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसको ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी सिंपली, या किस चीज़ की करेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो काइंड ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है, लेकिन ये तब होगा जब आप ये भविष्यवाणी, जिस इसमें हिंदी में भविष्यवाणी लिखा है, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, और ये तभी होगा जब आपको पहले का हिस्ट्री पता होगा बच्चे का, तभी आप भविष्यवाणी यानी कि तभी आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। और इसमें लिखा है कि बहुत सारी रिसर्च हुई हैं, अनुसंधान हुए हैं, जिनसे स्पष्ट हो चुका है कि विकास की भविष्यवाणी करना अब संभव है, प्रिडिक्ट करना अब संभव है। बालक के सम्मान, रुचि, अभिरुचि, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ग्रोथ कितना जाएगा, वो सब कुछ आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसको समझने के लिए ना, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस, इसको हिंदी में मैं देख लेती हूँ एक बार क्या है इसका, विभेदीकरण और एकीकरण। विभेदीकरण, ठीक है, ये इसको लिखा जा रहा है कैसे, एक सेकेंड, विभेदी तो है ना, विभेदीकरण, ये सब मुझे लिखना भी पड़ेगा अभी एग्ज़ाम्स में। विभेदीकरण, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये MDU कब रिलीज़ करेगा, इतना टाइम हो गया। हाँ, तो विभेदीकरण, ये डिफरेंशिएशन मतलब विभेद, विभेदीकरण, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण, ठीक है, एकीकरण, ऐसे लिख लेना, एकीकरण। विभेदीकरण और एकीकरण का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप चीज़ों को डिफरेंट तरीके से समझेंगे, उसके बाद आप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि पहले आर्म का डेवलपमेंट अलग तरीके से होगा, पहले शोल्डर का डेवलपमेंट होगा, फिर पूरे 4 आर्म्स वगैरह आर्म का डेवलपमेंट होगा, फिर पाम का डेवलपमेंट अलग से होगा कुछ समय के बाद, फिर फिंगर्स का डेवलपमेंट अलग से होगा कुछ समय के बाद, उसके बाद मैं इस पूरे हाथ को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाऊँगी, दैट इज़ इंटीग्रेशन। पहले ये अलग तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ, इसका पाम का अलग तरीके से डेवलपमेंट हुआ, इसका फिंगर का अलग तरीके से डेवलपमेंट हुआ, और अब इसको इंटीग्रेट करके मैं पूरे हाथों का इस्तेमाल कर पा रही हूँ, दैट इज़ इंटीग्रेशन। यानी कि सबसे पहले आप अलग अलग तरीके से चीज़ें सीखोगे, उसके बाद आप उसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो इंटीग्रेशन वही है, जो आपने अलग अलग तरीके से सीखा है उसी को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, उसी को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, उसे समझते हैं। बच्चा शुरुआत में जब खाना खाता है तो खाना खाते समय हाथों तथा चम्मच को अजीब तरीके से, अभद्र का मतलब होता है अजीब तरीके से इस्तेमाल करता है, कई बार खाते खाते गिरा भी देता है और ऐसे खाता है,
है। आज तो हम कैसे खाते हैं, ऐसे लेकर के आराम से खा लेते हैं, वो ऐसे खाता है, ठीक है, ऐसे खाता है और कई बार गिरा भी देता है, कुछ भाग नीचे भी गिरा देता है। दैट इज़ डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि अभी उसका हाथों का ढंग से विकास नहीं हुआ है, इसलिए वो खाना भी ढंग से नहीं खा पा रहा है। और कई बार मुंह में जा रहा होता है, कई बार इधर जा रहा होता है, कई बार इधर जा रहा होता है, लग जाता है बच्चा जब खाना खाता है तो सीख रहा होता है। धीरे धीरे जब वो प्रिसीशन के साथ, दक्षता के साथ उंगलियों और चम्मच की सहायता से बिना नीचे गिराते हुए खा लेता है और साथ साथ बात भी कर सकता है। और आजकल हम लोग जैसे कुछ मूवीज़ लगा लेते हैं या कुछ ऐसा सीरीज़ लगा लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, वो एकीकरण होता है, क्योंकि हमने जो अलग अलग तरीके से चीज़ें सीखी हैं अब हम उसको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। मतलब मैंने देखना सीखा पहले, सबसे पहले तो हमारा विजुअली काम करता है। जब हम धरती पर आते हैं, जब हमारा डेवलपमेंट होता है, सबसे मतलब जब सबसे पहले हमारा बर्थ होता है तो हमारी दो सेंसेस काम करती हैं। विजुअल सेंस मतलब देखने की सेंस काम कर रही होती है शुरुआत में, पर बहुत कम काम करती है, पर काम करती है। एंड सुनने की सेंस तो प्री नेटल से काम कर रही होती है, जब हम गर्भ में होते हैं माँ के, तब से काम कर रही होती है। तो कहने का मतलब है पहले हमने हाथों का इस्तेमाल करना सीखा, उंगलियों का इस्तेमाल करना पहले सीखा होगा, उसके बाद हमने देखा भी होगा। अब हम सुनने का भी सेंस करते हैं, तो अब हम एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर हम खाना खा रहे हैं और हमें अपनी कोई फेवरेट सीरीज़ या कोई मूवी देखनी है तो आप वो मूवी लगा लो, आपका विजुअल काम कर रहा है, ऑडिटरी सेंस काम कर रहा है, साथ में आपका खाना भी काम कर रहा है, मसल मतलब आपका हाथ भी काम कर रहा है। दैट इज़ मसल मेमोरी की ऐसे ही खाना है, यहीं तक ही जा रहा है, मुँह में ही जा रहा है खाना। तो दैट इज़ की ये क्या है, डिफ्रेंसिएशन। डिफरेंट तरीके से हमने सीखा था। देखना पहले, विजन पहले हुआ, उसके बाद आपका सुनने का सेंस आया, फिर मतलब पहले सुनने का सेंस आया आपके अंदर, उसके बाद आपके अंदर देखने का सेंस आया, फिर आपका पूरा आर्म का डेवलपमेंट हुआ, फिर आपके पाम्स का डेवलपमेंट हुआ, फिर आपके हाथों फिंगर्स का डेवलपमेंट हुआ। ये सब डिफरेंट तरीके से अलग अलग फ्रेजेस में डेवलप हुए हैं, उसके बाद इनका इंटीग्रेशन कर दिया गया है। तो पहले हम चीज़ों को अलग तरीके से सीखते हैं, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करके यूज़ करते हैं। ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। तो वही चीज़ ये इंटीग्रेशन के अंदर वही चीज़ कह रहे हैं, काम गया, ये इंटीग्रेशन में वही चीज़ बोला जा रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पहले बच्चा संपूर्ण अंग को और फिर उसके विशेष भागों को, इसको हम जर्नल टू स्पेसिफिक भी कह सकते हैं। जर्नल टू स्पेसिफिक का मतलब है पहले पूरे अंगों का इस्तेमाल करता है, उसके बाद धीरे धीरे, अब देखो फॉर एग्जांपल पहले रोते थे तो पूरा ऐसे करके रोते हैं, आम का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। अब अगर रोना होता है तो सिंपली ऐसे कर लेते हैं, राइट। तो अभी हमने सिर्फ इस चीज़ का इस्तेमाल किया है, अब हमने पूरे हाथ का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इंटीग्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से सीखी हुई चीज़, उसके बाद जब आप इंटीग्रेट करते हो, सारा कुछ एक तरीके से इस्तेमाल करते हो, दैट इज़ इंटीग्रेशन। अलग अलग तरीके से सीखना इस डिफ्रेंसिएशन या इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन मतलब जब आप पूरा, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, बच्चे पूरे हाथ को हिलाता है, फिर धीरे धीरे हाथ को और फिर उंगलियों को हिलाने का प्रयास करता है, तो ये इंटीग्रेशन है। उसके बाद आता है क्यूमुलेशन एंड रिकैप्चुलेशन। मेरे ख्याल से वैसे मैं तो आपको यही सजेस्ट करती कि आप लोगों को ना ये वाला पॉइंट जो है वो DSSB PRT या फिर आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं टीचिंग वाले उसमें, तो उसके लिए पढ़ सकते हो, लिखने के लिए मत पढ़ना, क्योंकि फिर सारी चीज़ें आपको याद भी रखनी है पेपर तक। तो क्यूमुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेशन एंड रिकैप्चुलेशन का मतलब ये है कि हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाते हैं तो वो चीज़ें पुनरावृत्ति में रिवाइज होती जाती हैं, रिकैप्चुलेट होती जाती हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बेकार सा एग्जाम्पल दिया है, और यहाँ पे लिखा है बचपन का प्रेम किशोरावस्था यानी कि जो एडोलसेंस होता है उसमें भी दिखाई दिया जा सकता है। बजाय इसके आप ये लिख सकते हो कि एक स्टेज में, जैसे कि 2 वर्ष में आपने बात करना सीखा कि मेरे दादाजी हैं, मेरी दादी हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, ये सब सीखा। और आप जब विकास की अगली स्टेज पे पहुंचोगे, एडोलसेंस में भी पहुंचोगे, तो उनको भूल थोड़ी जाओगे, उनको तब भी याद रखोगे ना। ये रिकैप्चुलेशन है, यानी कि जो आपने पिछली स्टेजेस में सीखा कि मैं इनसे कैसे बात करता था, मैं अपना कुछ काम करता था, जैसे ब्रश करता था, कपड़े पहन लेता था। 2 साल का बच्चा तो नहीं पहन पाएगा, बट 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा कपड़े वपड़े पहन लेगा, ब्रश वगैरह करना सीख जाएगा, वॉशरूम वगैरह यूज़ करना सीख जाएगा। तो ये आगे के स्टेजेस में भी काम आएगा। आगे के स्टेजेस में भी तो ये आप भूल थोड़ी जाओगे, बड़े होने के बाद क्या, अरे ब्रश करना भूल गए, किसी दिन आप उठे और अब क्या करना है, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये रिकैप्चुलेशन, इनकी ये चीज़ इनकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। पुनरावृत्ति, अगर मैं सही लिख रही हूँ तो ये इनकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। पुनरावृत्ति जो है होती रहेगी, मतलब रिकैप्चुलेशन होता रहेगा, यानी कि आप इसको बार बार दोहराते रहोगे, याद करते रहोगे, हर स्टेजेस में वो चीज़ आपके साथ पहुँचेगी।
ब्रश करना सीखा है, नमस्ते करना सीखा है, वो आगे की स्टेजेस में भी जाएगा। फिर आता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट चीज़ें वो होती हैं जो आपको दिखाई दे रही है, जैसे ये कप है, ये कप जो है यहाँ पे कुछ बना हुआ है, इस पर कॉफ़ी लिखा है और इसके अंदर कॉफ़ी ही है, ये कॉफ़ी लिखा हुआ है। ये मग है वाइट कलर का, इसके अंदर ग्रीन कलर का, पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, बट इसमें ग्रीन कलर का कुछ अंदर से कुछ बना हुआ है और ये इसका डिज़ाइन है, ठीक है। ये कॉन्क्रीट चीज़ है, इसको देख करके मैं बहुत कुछ चीज़ें बोल सकती हूँ, एक पूरा पैराग्राफ इसके बारे में लिख सकती हूँ, ठीक है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट चीज़ जो आपकी आंखों के सामने नहीं है, अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट चीज़। यानी कि बच्चा कॉन्क्रीट मूर्त चीज़ों से, मूर्त चीज़ जो आपके सामने है उसके साथ साथ आप एब्स्ट्रैक्ट चीज़ जो आपकी आंखों के सामने नहीं है, फिनोमेना, उसके बारे में भी आप बात कर सकते हो, अमूर्त चीज़ों के बारे में भी आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ये क्या कहते हैं इसको हम, अरे यार मेरे को लग रहा है कि मेरी डॉग जो है ना वो बहुत तेज़ से भौंकने वाली है क्योंकि उसको किसी ने पोक कर दिया है, ऐसा लग रहा। खैर, तो ये रिकैप्चुलेशन, हाँ, ये कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट वाला हो गया कि हम मूर्त चीज़ों के बारे में जो हमारे आंखों के सामने है उसके बारे में बात कर सकते हैं, और जो हमारे आंखों के सामने नहीं है उसके बारे में भी बात करने लायक हो जाते हैं थोड़े समय के बाद, विकास होते होते। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल एंड इनर कंट्रोल। ये भी DSSS PRT में आ सकता है कि विकास के अंदर ना सबसे पहले हम आउटर कंट्रोल्ड होते थे, पापा ने ये बोला है, मम्मी ने ये बोला है, दीदी ने ये बोला है तो करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा ग्रोथ होता है, विकास होता है, समझ आती है, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट होता है, 4-5 लोगों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, हमारे अंदर एक सॉर्ट ऑफ इनर कंट्रोल आ जाता है। इनर कंट्रोल का मतलब है अब हमको कोई नहीं बताएगा, अब हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये इनर कंट्रोल के ऊपर बात थी। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल काम है इसका, हाँ, छोटे बच्चे मूल्य और सिद्धांतों के लिए, मूल्य यानी कि जो वैल्यूज़ होती हैं, जो थ्योरीज़ होती हैं, कोई कॉन्सेप्ट होता है, उसके लिए पहले दूसरों के ऊपर निर्भर करते थे कि पापा मम्मी ने जो बता दिया वो कर दिया, कि ब्रश करना है, ये सब करना है। जैसे ही वे बड़े होते हैं उनकी खुद की मूल्य प्रणाली, उनका खुद का वैल्यू बन जाता है, स्वयं की आत्मा और उनका स्वयं का आंतरिक नियंत्रण का समूह या सेट विकसित हो जाता है। सो बेसिकली पहले वो दूसरों से ड्रिवन होते हैं, दूसरों के हिसाब से चलते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अपने विवेक, अपने कॉन्साइंस, अपने विजडम, मतलब अपने हिसाब से चलते हैं। तो पहले आउटर कंट्रोल होता है, बाहर से कंट्रोल थोपा जाता है, उसके बाद इनर कंट्रोल धीरे धीरे आना लग जाता है। तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट मेरे ख्याल से। सारी चीज़ें हमने देख ली है, ग्रोथ के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है, वृद्धि फ़ोटोज़ के माध्यम से भी समझने की कोशिश करी है, सो दैट थोड़ा इंटरेक्टिव हो। ये पहले ग्रोथ कभी भी जब पूछा जाए तो ग्रोथ में ये सारे पॉइंट्स भी ऐड करने हैं, ठीक है। हम एक तरीके से देखा जाए तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के मेल से बने होते हैं। एनवायरनमेंट हमेशा बच्चों को जितना हो सके अच्छा दो, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमने पढ़ा क्वांटिटेटिव होता है, जर्नल पैटर्न, ये सारी चीज़ें हिंदी में भी है। मात्रात्मक, मात्रा जिसके अंदर होती है मात्रात्मक होता है, और देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल के बॉडी ऑर्गन्स में डिफरेंस होता है। एक जर्नल पैटर्न यानी कि एक हिंदी में देख लेना कैसे लिखा हुआ है, समझाने के तौर पे तो हमने समझ लिया। प्रिंसिपल्स भी देख ले हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो बता सकते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हो, मैं जानती हूँ, मुझे पता था ये होने वाला है। वेट, सो ये प्रिंसिपल थे डेवलपमेंट के, ठीक है। वो मुझे पता था कि वो तो चीज़ हो ही नहीं वाली है, वो तो रुक नहीं सकती है। तो अच्छा, एक चीज़ और है, मुझे भी पता चला कि MDO के जो रेट शीट है वो अभी नहीं आएगी, क्योंकि अभी सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स अभी प्रॉपर हो नहीं पाए हैं। CRSU जो है, CRSU वाले जो हैं उनके तो एग्ज़ाम शुरू हो गए, 7 तारीख को शायद उनका एग्ज़ाम है। आई डोंट नो आप में से कौन CRSU में है या कौन MDO में है, मुझे नहीं आइडिया है इस चीज़ का। पर यह है कि MDO के जो हैं थोड़ा समय लगेगा, और ऐसा बताया जा रहा है कि सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स अभी नहीं हो पाए हैं, वो चल रहे हैं। एंड जैसे ही वो ख़त्म हो जाएंगे डेट शीट आ जाएगी, और 8 से 10 दिन पहले आपको पता चल जाएगा। मतलब डेट शीट अगर अब जब भी आनी है उससे 8 से 10 दिन पहले पता चल जाएगा, एंड आप फिर उस हिसाब से अपना रिवीजन पे फोकस करें। बस यही चीज़ है जो बतानी थी। बाकी कोशिश करो कि मतलब इन सबको पॉइंट्स को पढ़ लो फटाफट, और एक हिसाब से बहुत ही पतली सी बुक है ना ये वाली, अगर यही होगी सबके पास, चाहे जहाँ पर भी हो, या फिर हो सकता है आप इन यूनिवर्सिटी से ना भी बिलोंग करते हो, बट ये सब भी, ये जो मटेरियल है वो बिल्कुल सेम है। तो एक बार ये करने के बाद ना बुक ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि आपको वर्ड्स का पता चलेगा, क्योंकि हिंदी में वर्ड्स अलग होते हैं, वो कैसे लिखने होते हैं। जैसे विभेदीकरण, एकीकरण है, अगर आप पढ़
पढ़ के जाओगे डिफ्रेंसिएशन होता है कि पहले डिफरेंट तरीके से हम अपने बॉडी पार्ट्स के साथ चीज़ें मतलब डिफरेंट तरीके से हमारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से ग्रो होते हैं, उसके बाद इनका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो ये वैसे समझाने में पढ़ने में तो ठीक है, लेकिन हिंदी में तो डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन नहीं लिख के आओगे ना, उसके अंदर तो आपको यही वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, एकीकरण विभेदीकरण, ये यूज़ करना पड़ेगा। या तो उसको याद ही मत करके जाओ, आप सिंपल ये वाले ले लो ना। शुरुआत के ले लो, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी निरंतरता का सिद्धांत होता है, यूनिफॉर्म पैटर्न एक रूप पैटर्न चलता है, इंडिविजुअल डिफरेंस व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, हम लोग जो प्रोडक्ट हैं वो अनुवंशिकता, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, यानी कि जो इन्वायरमेंट होता है, क्या होता है इन्वायरमेंट, जो आपका वातावरण होता है उसका प्रोडक्ट होते हैं। टोटल डेवलपमेंट हम लोगों का होता है यहाँ पे, समग्र विकास आप हिंदी में समझ लो। और मतलब ऐसे जो इजी वाले ना वो पढ़ लो, इजी वाले पढ़ लो, सो दैट लिखने में आसानी हो। पढ़ना तो सारा कुछ है, लिखने के लिए आप कुछ ऐसी चीज़ें ले लो जो आसान सी हो। और इससे पहले जो 4th चैप्टर हो चुका है ना वो ज़रूर करके जाना, वहाँ से 2 क्वेश्चंस आएंगे। और क्वेश्चंस का 10 मैंने बता ही दिया था, वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए थे, वो इंपॉर्टेंट है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही आना है, कंपलसरी है, यहाँ से तो आएगा ही। बाकी चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब जो नेक्स्ट होगा ना, उसमें प्याजे आएंगे, ठीक है, प्याजे का थ्योरी आएगा। और उसके अंदर एक कोलबर्ग है, अगर मैं सही से लिख रही हूँ, कोलबर्ग ऐसे करके हैं, इनका थ्योरी आएगा। बहुत आसान थ्योरी है, दोनों ही थ्योरी बहुत ज़्यादा आसान है। प्याजे का तो अब बहुत, तो सीडेड वालों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। प्याजे, कोलबर्ग हो गए, और एक और है ये एरिक एरिक्सन पे ना वैसे मैं पहले बना चुकी हूँ, तो मेरा मन तो नहीं कर रहा है बनाने का, लेकिन मुझे लगता है कि फटाफट एक बार एज अ रिवीजन के तौर पे 1-2 स्लाइड्स के अंदर कवर कर लेंगे। बट एरिक एरिक्सन ना साइकोलॉजी की जो सीरीज़ मैंने शुरू की थी ना कुछ साल पहले, उसके अंदर एरिक एरिक्सन ऑलरेडी हो चुका है, सिगमंड फ्रॉइड हो चुका है, चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड चलो नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट उसमें मिलते हैं। सो लर्नर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जो भी हम वीडियोस या टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आप कमेंट करिए, बिकॉज कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर। वहाँ पे जाके आप अपने जो भी फीडबैक्स हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग। और एक और चीज़, आप हमारे लोगों को मत भूलेगा, जो है करियर ग्लो, जो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपको हेल्प करेगा टीचिंग एग्जाम्स या जो भी आपकी परेशानी होंगी उनको सुनेगा ज़रूर टॉपिक से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।